Assalamualaikum. Very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News with me Nadia Khan and Zohaib Hassan. कैसे हैं आप लोग? अच्छा, कभी कभार सुबह सुबह ना लगता है जैसे आप नॉर्मल बात करें, कैसे आप लोग हैं डांट रहे हैं जैसे। और ये मैं बताऊं, जिंदगी बदल गई है। हाँ। अभी समर वेकेशन थी ना, तो सड़कों पे सुकून था। अब हाँ। स्कूल दोबारा खुल गए हैं, तो ऐसे मैं कहती हूँ जंगली किस्म की ड्राइविंग शुरू हो गई है दोबारा, विच इज वेरी स्ट्रेसफुल। और मुझे तो लगता है कि एंजाइटी सी होने लगी है। मैं एक बात नोट कर रही थी, कराची शहर में माशाल्लाह बड़ी प्यारी गाड़ियां, महंगी महंगी, जबरदस्त, हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक, ये वो, लेकिन सारी गाड़ियां मेजॉरिटी ड्राइवर्स ड्राइव कर रहे हैं, ओनर्स नहीं। मजे वो ले रहे हैं। देखो इतनी शानदार गाड़ी, ड्राइवर चला रहे हैं। आप खुद क्यों नहीं अच्छी गाड़ी चला रहे? अच्छा, अब ड्राइवर ये कि उसको एक गाड़ी चलाना एक चीज है, सिविल सेंस, तमीज, मैनर्स वो एक और चीज है। इन लोगों को बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि रोड पे कैसे आपने रोड डिसिप्लिन रखना है। इतनी बुरी तरह खतरनाक गाड़ी ये सारे ड्राइवर चला रहे हैं, क्योंकि कोई है ही नहीं ना देखने वाला। मान ले घर पे है, ये बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं, जूम 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 फोन पे। ये मेरे लिए इतनी स्ट्रेसफुल हो गई है अब ये ड्राइविंग की। ये जो ड्राइवर्स चला रहे हैं बहुत बुरी गाड़ी चला रहे हैं। असल में बस सुबह सुबह जाना होता है, जल्दी पहुंचना होता है स्कूल, तो उसके लिए वो सभी ड्राइवर इस तरह कर रहे होते हैं। वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको इतनी समझ नहीं, ना उनको एहसास है, ना उनको पूछेगा। कभी कैमरा लगाएं गाड़ियों में और देखें घर में बैठ के कि आपके ड्राइवर्स आपकी जो गाड़ी है करोड़ों की चला कैसे रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। करोड़ों की गाड़ी है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है, गाड़ी चलाना मुश्किल है। आप कहाँ गाड़ी को लेके बैठ गए कि ड्राइविंग कैसी हो रही है कि 5 रुपए 77 पैसे बढ़ गया पेट्रोल। मैंने तो कल भरवाना था। यही तो बात है। मैंने कहा आज कर लूं। 5 रुपए 77 पैसे, तकरीबन 6 रुपए पेट्रोल बढ़ गया है। 331 रुपए 20 पैसे का पेट्रोल हो गया है। मैं 290 के करीब छोड़ के गई थी 2 हफ्ते पहले। ये क्या किया आपने? बस ये मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने थोड़ी किया। ये वहां से हो रहा है, ऊपर से सब चीज ऊपर से हो रहा है। जब ये कोई फैसला आता है ऊपर से आया फैसला। अच्छा, अगर डीजल आपका 6 रुपए 47 पैसे बढ़ गई है रेट, और 390.42 हो गया है। ठीक है, तो डीजल पेट्रोल बढ़ चुके हैं। ये बातें आप कर रही हैं ड्राइविंग की, और इसकी उसकी इधर आए, ध्यान दें। नहीं, मैं कह रही हूँ कि जब दिल से आवाज आए ना कि पेट्रोल जो है ना गाड़ी में भरवा लें, तो सुननी चाहिए दिल की। दिल को पता होता है कि प्राइसेस जो है बढ़ रहे हैं। जब टैंक भी 65-70 लीटर का हो ना, तो फिर ज्यादा सोचना चाहिए। मैं गुजरी पेट्रोल पंप से और मैंने कहा कि यार ये पता नहीं क्या मेरे जहन में चल रहा था। अच्छा, एक तो ये फिर हम जो ड्राइविंग की बात कर रहे थे सुहेब, एक और मैंने सुबह मंजर देखा, मैं आपको थोड़ी देर में फुटेज दिखाऊंगी। वीडियो है आपके पास? दिल दहल गया, बिल्कुल वीडियो है। और भी लोग वीडियो बना रहे थे सुबह। एक तो हमने ड्राइवर्स की बात की कि बहुत रेकलेस उनकी ड्राइविंग है। व्हाट अबाउट दीज किड्स, जो हमारा यूथ है, जो बच्चे और बच्चियां सुबह 7 बजे, अगर मैंने देखा तो 6:30 शायद 6 बजे घर से निकले। रात के जागे कर रहे थे? नहीं, रात के जागे। ये सुबह ये फेज 8 की सी व्यू की सड़क, जो कि पता नहीं क्या वंडरलैंड बना दी है इन्होंने, उसमें इतने हादसे, इतनी मौतें हुई हैं और बच्चे नहीं सीख रहे। ये वो वीडियो। अच्छा, ये जी वीडियो देखें। नहीं, थोड़ा क्लियर दिखाएं जी कि ये मैं बिल्कुल सामने मेरी गाड़ी के लड़के और लड़कियां छत पे थे, गाड़ी के रूफ पे थे, बाहर निकले हुए थे। कोई ड्राइव भी नहीं कर रहा था गाड़ी को। मुझे लगा कि ये क्या कोई खुद से चलने वाली गाड़ी है। एडेप्टिव लगाया होगा उन्होंने, क्रूज कंट्रोल लगा के। क्या देखो, ड्राइवर भी, अगर एक और अभी शॉट आएगा, उसमें बाहर बैठा हुआ था। वो तो नहीं है गाड़ी, वो उसमें जो ड्राइवर है वो गाड़ी से बाहर निकला हुआ है, वो दरवाजे पे बैठा हुआ है और गंदे इशारे कर रहे लड़कियां। क्या करें ये तरबियत है हमारी? क्या पता नहीं माँ बाप को कि सुबह 6 बजे 7 बजे बच्चियां कहाँ हैं, आपकी बच्चे कहाँ हैं? ये इस गाड़ी पे देखें जरा, ये क्या हो रहा है। रात भर के जागे हुए बच्चे हैं ये जरा चेक करें। ये देखो ड्राइवर बाहर है, ड्राइवर जो है आगे इज आउटसाइड। क्या हो रहा है? ये थोड़ा आगे चलने दें, ये बिल्कुल आगे है। वो लड़का देखें बाहर है, गाड़ी कौन चला रहा है? लड़का ही बाहर, जैसे खातून भी लड़की बाहर है। लड़कियां इशारे कर रही हैं, छत पे, और लड़की एक छत पे भी बैठी। भाई ये अब ये बात, मैं रात भर के जागे हुए बेचारे बच्चे हैं, थोड़ी सी हवा खाने के लिए बाहर निकलेंगे बच्चे, रात भर जरा मेहनत कर ली ना थोड़ा सा। अच्छा, फिर ये जब से गिरेंगे, तेज चल रही थी गाड़ी, गिरेंगे, जान जा सकती है, चोटें लग सकती हैं। फिर आप कहेंगे लो जी, कराची को देखो, इंतजामिया को देखो, इनकी सड़कों को देखो, ये बच्चों को देखो, अपनी तरबियत को देखो। कहाँ है बच्चे आपके सुबह के बच्चों के ऊपर के बच्चे क्या कर रहे हैं अब? अच्छा, अब जल्दी से खबरें भी देते हैं लोगों को। ये अमेरिका और ईरान के मफाहिमती याददाश्त जो थी मुज़ाकरात के लिए रखी गई, 60 रोज की डेडलाइन खत्म हो गई। ठीक है, और इस 60 रोज के अंदर तवक्को तो ये की गई थी कि मुज़ाकरात होंगे, न्यूक्लियर के मामले पर भी मुज़ाकरात होंगे, स्टेट ऑफ होर्मुज़ पे भी होंगे, और ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन 60 रोज में हुआ कुछ नहीं। तो ईरान की तरफ से भी कहा जा रहा है कि बदनीयती है अमेरिका की, और डोनाल्ड ट्रंप ये बयान दे रहे हैं कि ईरानी मुआहिदा तो करना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा मुआहिदा नहीं करेंगे जैसा मैं चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है, और वो ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जिसमें न्यूक्लियर भी खत्म हो जाए सारा, मतलब वन साइडेड उनकी जीत हो। ठीक है, वो इस तरह का मुआहिदा चाह रहे हैं।
लेकिन ईरान ने तो इस तरह का मुआहदा करने से इनकार किया है और उन्होंने ये भी कहा कि B2B इसलिए किए थे ताकि इनका न्यूक्लियर ख़त्म हो जाए। तो अभी अगर कोशिश भी करेंगे तो बहुत साल लग जाएंगे, इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं बना सकते, ये पाया तकमील तक नहीं पहुँच सकता। नहीं, और अब ईरान कह रहे हैं कि हम डिफेंसिव नहीं, अब हम ऑफेंसिव भी अपनी अप्रोच रखेंगे कि बहुत हो गया। जी अच्छा जी, आलमी मार्केट में ब्रेंट खाम तेल की जो कीमत है वो $90 फी बैरल हो गई है और जिसकी वजह से हमने कहा कि पाकिस्तान में ₹6 बढ़ गए हैं और WTI की कीमत भी बढ़ चुकी है, वो भी 83 पर पहुंच चुकी है। ये इसकी वजह जैरेड कुश्नर की मुलाकात हुई है नेतन्याहू के साथ। अच्छा, पेशरफ्ती बतानी थी ओके। और उसमें ये इत्तेफाक हुआ है कि हमास जब तक यानी मुकम्मल तौर पर हथियार नहीं फेंक देंगे तब तक गाजा से नहीं निकलेंगी इसराइली फोर्सेस। ये इत्तेफाक हो गया। क्या बात है। नहीं, और इंडिया ने जी एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज की है जो कि कॉमेडी फिल्म है, मेरे ख्याल उसको शायद ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए फॉर द मोस्ट कॉमिक डॉक्यूमेंट्री ऑन अ वेरी सीरियस मैटर एवर। जी, तो ये सारी चीज़ें इन पर हम बात करेंगे। अनवर इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया, USA में ज्वाइन कर रहे हैं, मशहूर एनालिस्ट है, कौन नहीं जानता अनवर भाई को। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? नाम ही का। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अनवर भाई, ये बताएं कि 60 दिन थे, कोई बातचीत होनी थी, कोई बातचीत नहीं हुई। 60 दिन के बाद भी जो बयानात हैं आपके सामने हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है, ये सर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, कहाँ पहुँचेगी सूरत हाल? असल में ये जो MOU साइन हुआ ना, उसका यहाँ बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा अमेरिका में। एक तरफ वो लोग जो सदर ट्रंप के मुखालिफ हैं वो तो ज़ाहिर तनकीद उन पे कर ही रहे थे। उन्होंने कहा कि देखो, अगर इस तरह का ही समझौता साइन करना था तो जंग करने की क्या ज़रूरत थी, इसमें तो उन्होंने बिल्कुल शिकस्त तस्लीम कर दी। अच्छा, दूसरी तरफ जो सदर ट्रंप के हामी हैं उनका भी नेगेटिव था रिएक्शन। वो कह रहे थे कि हमने जंग नहीं आ रही है, हम अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, अब भी हमारे यहाँ मैशत मजबूत है, हमारे यहाँ अपनी जंग के बावजूद सिर्फ 50 सेंट पर गैलन पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, तो हमें क्या तकलीफ थी इस तरह का समझौता करने की। तो बज़ाहिर ये लगता है कि सदर ट्रंप ने या ट्रंप इंतजामिया ने यह फैसला किया है कि मिड टर्म इलेक्शन तक अब वो इसी तरह लटकाएंगे इस मामले को, पंजाबी में कहते हैं लमकाना, तो लमकाएंगे इस मामले को और उसके बाद कोई बड़ा फैसला करेंगे। इसलिए कि उनको ये खतरा है कि अगर वो अमन कर लेंगे तो जंग वाले नाराज होंगे, जंग करेंगे तो अमन वाले नाराज होंगे। तो उन पर ये सूट करता है ऑफ अगेन ऑन अगेन, कभी लड़ाई कर ली, कभी सुलह कर ली, कभी लड़ाई कर ली। नवंबर तक यही चलेगा। तो ये नेतन्याहू का क्या ऐसा प्रेशर है इनके ऊपर ट्रंप के, वरना तो किसी की नहीं सुनते, लेकिन जब उन पे बात आती है तो बस फिर एक अजीब अजीब बयान है, कभी कुछ अपनी बातों से फिर जाना। क्या ऐसा प्रेशर है, क्या ऐसी वीकनेस है? सिर्फ नेतन्याहू का प्रेशर नहीं है। नेतन्याहू का ये हुआ था कि जब जंग उन्होंने शुरू की उसमें ये था कि उनको ये यकीन दिलाया गया सदर ट्रंप को कि ईरानी बिल्कुल तैयार हैं तब्दीली के लिए और ये लो हैंगिंग फ्रूट है, आप जब चाहें पिक करें और खा लें। तो आप जाएं और 4-5 दिन में ईरानी गवर्नमेंट गिर जाएगी और आप ना सिर्फ अमेरिका बल्कि ईरान में भी हीरो बन जाएंगे। वो नहीं हुआ। अब जब नहीं हुआ तो उसको एक टर्म होती है इंटरनेशनल रिलेशन में, इंपीरियल ह्यूब्रिस। उसमें ये होता है कि जो बड़ी सुपर पावर या बड़ी इंपीरियल पावर होती है उसकी एक अपनी अना होती है और वो इतनी आसानी से अपनी गलती को नहीं मानती या अपने आप को नीचे नहीं देखना चाहती। तो इंपीरियल ह्यूब्रिस हर जगह होती है। इस इंतजामी भी सफर कर रही है, वो ये नहीं मान सकते कि अमेरिका नाकाम हो गया, तो वो फिर बीच का रास्ता निकालेंगे। और ईरान की भी गलती है कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा MOU अरेंज करके दिया था, अगर वो उस पर डटे रहते तो उनका अपर हैंड बन गया था। लेकिन अब बिल्कुल गैर वाज़ेह है कि किस तरह जंग खत्म हुई, किसी को नहीं पता। और वो ज़रूरी जो समझते हैं डोनाल्ड ट्रंप जिस मुआहदे में वो शिकने होना, ईरान वो नहीं चाह रहा, क्या मुमकिन तौर पर चाह रहे हैं सब? चाह ये रहे हैं कि दोनों अब भी समझते हैं कि वो इस जंग के जरिए कोई एक अपर हैंड हासिल कर लेंगे और उसके बाद इसको अपनी वाज़ह फतह दिखा सकेंगे अपने अवाम के सामने। जब तक उनको यकीन ना हो जाए दोनों फरीक़ैन को कि नहीं, जंग से कोई भी मसला हल नहीं होगा, जंग से कभी भी कोई मसला हल नहीं होता, उस वक्त तक ये टेंशन जारी रहेगी। और जैरेड कुश्नर की मुलाकात सर नेतन्याहू के साथ, ये कोई इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसका कोई असर? हाँ देखें, इस वक्त तो वो कह रहे हैं गजा के हवाले से बातचीत हो रही है, लेकिन अगर ईरान पे भी हो तो नेतन्याहू एक फरीक तो है ना, और एक बहुत अहम फरीक है, ना सिर्फ इसराइली वज़ीर आज़म की हैसियत से बहुत मजबूत हैं, बल्कि इस लिहाज से भी कि उनकी और उनके लॉबी की अमेरिका में उनका बहुत इन्फ्लुएंस है
और उस इन्फ्लुएंस की वजह से भी उनकी अहमियत है। तो कोई भी बड़ा फैसला मिडल ईस्ट में अमेरिका कभी भी इसराइल को इन्वॉल्व किए बगैर नहीं करेगा। जी, तो अमीर साहब, अब आप क्या समझते हैं कि चीज़ें शायद अब 60 दिन की मुद्दत ख़त्म हो गई है, एस्केलेट कर सकती हैं, दोबारा से जंग शुरू हो सकती है, या ऐसे ही चलता रहेगा? मेरा ख्याल है कि बड़ी कोई लड़ाई नहीं होगी, इसी तरह ऑफ अगेन ऑन अगेन चलेगा। अच्छा, फिर नेतन्याहू की एक अहमियत और भी है ना कि लुबनान, ईरान की भी शर्त है कि लुबनान में भी अमन होने चाहिए। अब लुबनान में अमन के बगैर ये जंगबंदी नहीं होगी। तो लुबनान में अमन तो सिर्फ इसराइल ही कर सकता है ना, क्योंकि वहाँ इसराइल की फौजें वहाँ अंदर है, अमेरिका की नहीं है। तो इसलिए भी नेतन्याहू से बातचीत हो रही है। लेकिन होगा क्या, मेरा ख्याल है कि नवंबर के बाद बहुत जल्दी से मसाइल हल होंगे और उसके बाद एक जंगबंदी हो जाएगी और कोई समझौता भी हो जाएगा। नवंबर तक ईरान भी नहीं चाहता, क्योंकि ईरान भी ये समझता है कि अगर नवंबर तक प्रेशर डालते रहे तो सदर ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन में हाउस और सेनेट दोनों हार जाएंगे। जब वो हाउस और सेनेट हार जाएंगे तो वो फिर डेमोक्रेट्स के दबाव में होंगे और उनसे समझौता करना आसान होगा। अच्छा, तो वैसे लग क्या रहा है आपको अनवर साहब की कोई हारने वाला सीन है? लोगों का क्या तासुर है, क्या इंप्रेशन है? जी, ये बड़ा अहम सवाल है। हमेशा की तरह देखिए, जब पहला इलेक्शन लड़ा था उस वक्त भी सदर ट्रंप ने, दूसरे इलेक्शन में भी लगता यही था कि वो हार जाएंगे और इस दफा भी यही लग रहा है कि वो हार जाएंगे। लेकिन सदर ट्रंप के बारे में एक बात कही जाती है कि वो हमेशा सरप्राइज करने की अहलियत रखते हैं। तो लगता तो बाज़ाहिर यही है कि हाउस भी इनके कम से कम हाउस तो ज़रूर निकल जाएगा, क्योंकि हाउस के पूरे 435 सीटें होती हैं, सारी सीटों पे इंतखाबात हैं। और सेनेट में भी डेमोक्रेट्स को 3-4 सीटें चाहिए, उनका भी अपर हैंड हो जाएगा। लेकिन तो लगता यही है, अगर आप किसी से ये कहें कि अगर एनालिसिस करके एक रिजल्ट बताए तो एनालिसिस यही है कि एग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन मैं हमेशा एक कैविएट रखता हूँ, वो ये है कि सदर ट्रंप किसी किस्म की भी सरप्राइज कर सकते हैं कभी भी। फॉर्म 47 वाला तो नहीं है ना सर वहाँ पे कोई मामला? 47 वाला नहीं है। अगर इसमें एक दूसरी किस्म का 47 है, वो ये है कि अमेरिका में एक तबका है जो वाइट, जो देहातों में रहने वाले वाइट्स हैं, उनका ये रवैया था कि भाई वॉशिंगटन में तो हमारी कोई सुनता नहीं है, तो हमें इंतखाबात में पार्टिसिपेट करने की क्या ज़रूरत है। उनको खींच के ले आए इंतखाबी अमल में सदर ट्रंप। और जो फ़र्क होता है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन में वोटिंग में इतना ज़्यादा नहीं होता। तो अगर एक ब्लॉक किसी एक तरफ हो जाए तो वो पार्टी जीत जाती है। तो सदर ट्रंप को जो इनके पास ये ट्रंप कार्ड है, उससे सब डरते हैं। वो नेशनलिस्टिक ज़ाहिर अप्रोच वाले थोड़ा सा ऐसे हार्ड कोड जरा जो। अच्छा सर, मुझे एक और बात बताइए। जो कहते हैं हाँ, वही लोग जो हर पूरी दुनिया में जिन्होंने एक वेव सी क्रिएट की थी, वही लोग। दो फेस हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन पीछे ग्रुप्स होंगे भाई। जी, ग्रुप्स। अच्छा सर, मुझे बताइए जो डिफेंस पैक्ट हुआ है पाकिस्तान, तुर्की और सेम मेरा सब। अच्छा चले, नहीं कमाल हो गया। मैं कहती हूँ जो मैं सोचती हूँ वो सोच रहे थे, इनक्रेडिबल। क्या सोचे? नहीं आप पूछे, मैं इंप्रेस हो गई। मैं कह रहा हूँ सर, इसमें ये तुर्की और हाँ बनाइए। उसको सदर ट्रंप ने वेलकम किया, आपने देखा। उसमें यह है कि सदर ट्रंप भी इस बात को समझते हैं कि इस जंग ने मिडिल ईस्ट को यकसर तब्दील कर दिया है। कुछ पिछले वाले हालात वापस नहीं आएंगे। ईरान जीते या हारे, अब गल्फ के अफेयर में ईरान का एक इन्फ्लुएंस रहेगा। तो अमेरिका के पास दो ऑप्शन है, या तो अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाए, जो कि बहुत महंगा होगा, क्योंकि वहाँ आप एक जो सोल्जर जाता है उन पर लाखों डॉलर्स खर्च होते हैं। तो दूसरी सूरत यह है कि फिर ऐसी ऑल्टरनेटिव फोर्स बनाई जाए जो वहाँ बैलेंस रख सके। तो अगर ये फोर्स बन जाती है और अमेरिका को नज़र आता है कि फोर्स इसराइल के खिलाफ नहीं है, इस तरह इन तीनों ममालिक का कहना है कि हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ बैलेंसिंग एक्ट करेंगे। तो अगर ये न्यूट्रल रह के बैलेंसिंग एक्ट करते हैं तो इनको अमेरिका भी वेलकम करेगा और एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ होगी इस पूरे खित्ते के लिए। जी सर, ये वो डॉक्यूमेंट्री की भी बात आपसे ज़रा पूछें कि ये इंडिया ने एक और फिल्म और डॉक्यूमेंट्री बना दिया जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को बिल्कुल एक अलग तरह से प्रेजेंट किया है। तो दुनिया जब जानती है फैक्ट्स, उसके बाद ऑडेसिटी की आप एक डॉक्यूमेंट्री बना के दुनिया को बिल्कुल वो कहेंगे नहीं ऐसे नहीं, ये था झूठ इतना ओपनली, ये क्या बात है? इंडिया का अफसोस होता है मुझे, इसलिए कि हम ये समझते थे, हम लोगों को ये बताया गया था कि जमहूरियत है, वहाँ मीडिया आज़ाद है,
तो हम ये समझते थे कि यहाँ के लोग ज़्यादा समझदारी का मुजाहरा करेंगे, लेकिन वो जो 2 साल पहले जो जंग हुई थी और उसके बाद से जो उनके मीडिया का रवैया रहा है, वो बड़ा बचकाना रहा है। और इसलिए जब उस जंग में उनको फतह नहीं हासिल हुई बल्कि शिकस्त हुई, तो वो बड़े शौक में आ गए थे, इसलिए कि उनको इसकी तवक्को नहीं थी। उनके मीडिया ने उनको यकीन दिला दिया था कि लाहौर में पोर्ट है, इस्लामाबाद की बंदरगाह पर कब्जा हो गया है। तो अगर इस तरह की आप बातें करेंगे तो फिर तो मतलब गैर संजीदा इंडिया इस पूरे क्राइसिस में, ईरान वाले क्राइसिस में भी, उसके बाद भी एक गैर संजीदा ताकत के तौर पर सामने आया है। जी ईरान ये कह रहा है कि 100 जहाज उनकी गिरा दिए हैं इसराइल और यूएस के हमलों में। अब ऐसे मौके पर जब लोग ये कह रहे हैं कि ईरान के अंदर की खबरें नहीं आ रही हैं कि ईरान कितना सफ़र कर रहा है, ऐसे में ये एक्सेप्ट कर लेना कि 100 हमारे जहाज गिरा दिए गए हैं, क्यों ऐसी टाइमिंग पे ये बयानात दिए जा रहे हैं? कोई इसकी यानी ईरान ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के 100 जहाज गिरा जी दिए जी या जी उन्होंने जी, अमेरिका ईरान के 100 जहाज और गिरा और दिए भी अमेरिका बहुत और नुकसान इसराइल हुआ है ने, इसको और पता इसके है। बावजूद हमने हज की परवाजें ईरान कंटिन्यू के की, 2 पास परवाजें। ईरान के पास 100 जहाज पता नहीं थे भी या नहीं, लेकिन अगर जहाज की वो बात कर रहे हैं तो वो मेरे ख्याल है उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया होगा अंग्रेजी का एयरक्राफ्ट, जिसको हमारे यहाँ तर्जुमा किया था जहाज के तौर पर, लेकिन वो एयरक्राफ्ट में ड्रोन भी आ जाते हैं और दूसरी किस्म की चीज़ें भी आ जाती हैं। तो ईरान के पास एयरक्राफ्ट है, 100 जहाज तैयारे की बात हुई है, कई अरसे से पाबंदी है। तैयारों की बात उन्होंने आई थिंक की। इसमें कमर्शियल भी और दूसरे भी Fixed फाइटर wing। जेट सब मिला के। अच्छा, ये बड़ी हैरत की बात है कि क्यों उसको मान रहे हैं। मेरा ख्याल आप एक चीज़ और देखी होगी कि उनके सदर ने, पेज़ेश्कियान ने भी एक बयान दिया था कि हमारी मईशत तबाह हो गई है, 2 तरफ से हम पे दबाव पड़ रहा है कि हम एक तो अपना तेल नहीं बेच पा रहे हैं बिल्कुल, और दूसरी तरफ ये कि हम जो कुछ खरीद रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, उसको चूँकि इनडायरेक्टली आ रहा है 4-5 गुना ज़्यादा हमें कीमतें अदा करनी पड़ रही हैं। तो मुझे ये भी लगता है कभी कभी कि हो सकता है कि किसी समझौते के लिए समझौते की तरह, बिल्कुल सही अनवर भाई। यही से हम गुफ्तगू का आगाज दोबारा करेंगे आपसे 1-2 दिन बाद, फिर रब्ता करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। तो जनाब ये देखें, जी जी सर, ये देखें, नहीं बड़ा अच्छा लगता है सर, कभी मफाहिमत टाइम की निकाल बात। के जब शो पे आए, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू अनवर साहब। और ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन वापस आएंगे, कहीं ना जाइए, देखते रहें राइज एंड शाइन। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और क्या आप तैयार हैं, क्योंकि अब वो महीना आ गया है जिसमें हमको जो है टैक्स जमा कराने हैं, टैक्स रिटर्न जमा कराने हैं। मक्खियां परेशान करती हैं हमें, तो हम ये रखते हैं भाई, क्या हो गया इसमें, इम्पोर्टेंट वेपन रख दें भाई ये। जी जी, बड़ा सारी चीजें यहाँ रखी हुई हैं। साइंस ने बड़ी तरक्की की है, लेकिन अभी भी जो मक्खी मार का कमाल है ना, एक्यूरेसी है। ये क्या चीज है? वो एक्यूरेसी कोई नहीं बीट कर सकता। क्या ये भी है, ब्रांड नेम दिखाए बगैर। क्या सामान, ये मेरा भाई मर्चेंट नेवी में था, लेके आया। ये सारा यहाँ पे जंबील है उम्रो यार की भाई। हम जो भी चीज चाहिए होती है यार, यहाँ से यूं निकाला, हाथ डाला और यूं निकाली, बस ठीक है। ना दिखाएं, टैक्स देना पड़ जाएगा। तनख्वाहदार तबके से जुलाई में 44 अरब रुपए इनकम टैक्स वसूल किया गया है, ठीक है ना, और ये पिछले साल के मुकाबले में 2 अरब ज्यादा है। तो टैक्स नेट में इजाफा हुआ है, और वैसे ही आप देखें जो लोग टैक्स दे रहे हैं ऑलरेडी, उन पे टैक्स का बोझ बढ़ता जा रहा है। तो ज़ाहिर है वो जो तनख्वाहदार तबका है वो पिस रहा है ना। 44 अरब क्या, आप उनको स्क्वीज कर करके 50 अरब भी आप ले लें, लेकिन मुझे बताएं कि इससे इकोनॉमी कैसे चलेगी? आप उनको स्क्वीज कर देंगे, उनके पास परचेसिंग पावर नहीं होगी, तो इकोनॉमी कौन चलाएगा? आपका तनख्वाहदार तबका आपकी चलाता है, ठीक है। ये टैक्स भी दे रहा है, ये सब कुछ दे रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन सब चीज़ इसके ऊपर लागू है, हर चीज़। तो बाकी और मतलब क्या, और ये ऑनेस्ट फाइलर्स हैं, इनकी सैलरीज तो मिलती इनको टैक्स कटा के है जी। मसला उन लोगों का है जो कि अपनी जो सैलरीज लोगों को देते हैं और फिर वो पूरा टैक्स अगर जमा नहीं करा रहे, या जो बिजनेस कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वो उनके हिसाब किताब में बड़े मसाइल है। और उनको ऐसे ऐसे चीज़ें लॉयर्स बता देते हैं, क्या कहते हैं इसका एक लफ्ज़ है, जुगाड़, या जुगाड़। तो उसमें ये कि दे गेट अवे विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो ये मुश्किल भी हो जाता है गवर्नमेंट के लिए उनसे टैक्स जो है इकट्ठा करना। तो हमें ज्वाइन किया है महमूद साहब ने, जो कि प्रेसिडेंट है कराची टैक्स बार एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं जनाब? Walaikum salam and good morning to both of you, and thank you so much for having me on the show. महमूद भाई, मुझे तो खुशी है FBR में कि भाई टैक्स जमा हो रहा है और बड़ी अच्छी मईशत चल रही है, लोगों को निचोड़ा जा रहा है। खुश तो बहुत होंगे तुम नहीं?
देखिए हम भी आप ही का हिस्सा है, हम भी आप ही का हिस्सा है, और मैं भी थोड़ा ऑफलाइन आप दोनों का तज्जिया सुन रहा था, और मुझे इस बात की खुशी हुई कि इस वक्त हर तबके का इंसान टैक्स से वेल वर्स हो चुका है, क्योंकि इतना हम पे मुश्किलें पड़ गई कि हर बंदे को सब पता लग गया। जैसा आपने बड़ा अच्छा एनालिसिस अपना दिया कि जो ऑलरेडी फाइलर्स हैं उन्हीं से टैक्स वसूल किया जा रहा है। तो क्योंकि अच्छा वैसे डेडलाइन सितंबर एंड है और वो कभी एक्सटेंड भी हो जाती है, मैंने तो वो भी मामलात पूछने थे। सही बात है। अच्छा, लेकिन देखे ना अब ये टैक्स जब बढ़ता जा रहा है, मैं 3 लाख की बात की, फिर उसके बाद आप 4 लाख पे आ जाओ, 29% है, फिर उसके बाद फिर 32% है। अब जब इतनी शराब टैक्स की लेंगे ना, देखें इतनी परसेंटेज लेंगे, तो वो फिर वो वाली बात आएगी जो आप अभी कर रही थी ना, कि लूप होल्स, ठीक है, कि भाई इसके अंदर निकाला जा सकती है, क्या चीज़ ऐसी निकाली जा सकती है कि हम टैक्स रिटर्न भी जमा करा दें और हमारे कुछ पैसे भी बच जाएं, क्योंकि 32% अगर कोई मतलब बहुत ज़्यादा है। अब 56 से 70 लाख रुपए चले, बिजनेस क्लास है कोई, या फिर होता यह है कि आप जब मल्टीनेशनल में काम करते हैं तो आपकी 5 लाख 6 लाख 7 लाख तनख्वाह भी होती है और आपके एक्सपेंसेस भी होते हैं। अब आप उसमें से अगर बड़ा चंक टैक्स की मद में ले लेंगे तो ये तो ज्यादती नहीं है। नहीं, और साथ में और आप उसमें दे क्या रहे हैं भी एग्जैक्टली। अगर ये कनाडा यूएस में कट रहा है तो लेकिन एटलीस्ट आपको कुछ वहाँ मेडिकल सेफ्टी, कुछ मतलब फ्री एजुकेशन, कुछ तो फिर आपको कुशन मिलता है ना। यहाँ वो कुशन नहीं है, यहाँ ये कि सब करो, हमें भी दो और दो। अब ये इस तरह नहीं चल सकता ना, इस तरह सिस्टम नहीं चल सकता। आपको टैक्स नेट में इजाफा करने की जरूरत है। अभी बार बार बात होती है कि भाई एफबीआर में रिफॉर्म्स आनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि आप जो जिनसे टैक्स नहीं अभी लिया जा रहा, जो पैरेलल इकोनॉमी चला रहे हैं, जो ग्रे इकोनॉमी चला रहे हैं, उनके ऊपर हाथ कब डलेगा? ये जो माफियाज हैं, जो होर्डिंग्स करती हैं, चीनी की, आटे की होर्डिंग्स, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन माफिया, डॉक्टर साहिबा थी जिनके अरबों डॉलर्स के जो अकाउंट्स में इधर से पैसे उधर जा रहे हैं, इधर से उधर से, मैं तो कहती हूँ उनसे अच्छी खासी वसूली हो जाती है। मिडिल मैन का जो किरदार है उसको क्यों? तो ये रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है ना, या फिर आपको जो टैक्स दे रहा है उसी पर बोझ। एडवांस टैक्स का भी मैंने इनसे पूछना था कि वो क्या चीज़ है, लेकिन वैसे ये कि फिर भी देखिए क्योंकि कानून है हमें रिस्पेक्ट करनी है, तो अपना प्लीज़ जो है ना टैक्स फाइलिंग के लिए अच्छे लॉयर का इंतखाब करें जो आपको बहुत सारी भी ना, अच्छा ये भी है, बहुत सारे चक्कर भी बता रहे कुछ, अच्छा ऐसे कर लें, अच्छा ये कर लें, वो क्या होता है, वो क्या कभी कभी वो आपको फंसा भी देती हैं ऐसी चीज़ें और ऐसी गाइडेंस। तो बड़ा ज़रूरी है कि टैक्स आप ज़रूर दें, जो आपको आसानियाँ हैं लीगली वो आप मुझे बताएं कि कभी सिलसिला रुकेगा भी? एक छोटी बाइक चलाने वाला भी पेट्रोल पे वही टैक्स दे रहा है जितना एक 2000 सीसी या कोई बड़े डाले चलाने वाले दे रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? टारगेटेड सब्सिडी देना, फिर आप लोगों को रिलीफ देना। आप पेट्रोलियम लेवी की मद में जो पैसे ले रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, वो कहाँ लग रहे हैं, किसके ऊपर लग रहे हैं? ना सड़कें, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। पानी का मसला हो रहा है, आप खुद अरेंज कर रहे हैं। बिजली का मसला हो रहा है, आपने खुद अरेंज कर लिया। गैस का मसला, आपने सिलेंडर लगा लिए। अब सड़कें ही हैं, वो सड़कों की हालत भी आप देखें। तो आप मुझे बताएं कि मिल क्या रहा है लोगों को, ये सोचते हैं टैक्स देने के बाद। जी महमूद भाई, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। और मैं अपनी बात वही कंटिन्यू कर रहा था कि यहाँ पर और बाकी ममालिक में फ़र्क ये है कि टैक्स पेयर को अपना पैसा वसूल होता हुआ दिखता भी था। बीइंग फाइलर वे फील कंफर्टेबल कि जो मैं स्टेट को कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ वो इन रिटर्न मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, मुझे रिटर्न अपनी सिक्योरिटी के थ्रू मिल रहा है, रिटर्न हेल्थ एंड एजुकेशन के थ्रू मिल रहा है। अनफॉर्चुनेटली वी आर गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन। वो ट्रांजिशन थोड़ा सा चैलेंजिंग इस तरह से कि एक तो हम कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है अपने टैक्स नेट को इंक्रीज करने की थ्रू डिजिटलाइजेशन, और जब तक वो इंक्रीज होगी नहीं टैक्स नेट, तब तक जो ऑलरेडी फाइलर हैं, जो ऑलरेडी नेट के अंदर मौजूद है, उन पे इस तरह का बर्डन गवर्नमेंट कुछ कह ले, हमें हर साल इस तरह का बर्डन ही फेस करना पड़ेगा। गवर्नमेंट कोशिश के नाम से रिलैक्सेशन देने की, जैसे इस बार सैलरीड क्लास को इन्होंने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दी है, लेकिन आप देखें उस रिलैक्सेशन के बावजूद भी आपने जो शुरू में एनालिसिस पेश किया कि 3.6 मिलियन की सैलरी के ऊपर अच्छा खासा चंक तो गवर्नमेंट विदहोल्ड कर लेती है थ्रू एम्प्लॉयर, तो पीछे रह क्या जाता है उसके पास स्पेंडिंग के लिए। जी जी बिल्कुल। महमूद, एक चीज़ बताएं कि जब टैक्स फाइल करने जा रहे होते हैं तब आपको एक टैक्स लॉयर की भी ज़रूरत होती है। उसमें कभी कभी होता है कि इवन दीज लॉयर्स ये आपको गलत मशवरा भी दे देते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें आपको बता देते हैं जो आपके लिए आगे जाके मसला बन जाते हैं, या ये कि आप खुद से किसी से सुन के लॉयर को इंसिस्ट करते हैं कि नहीं भाई मुझे तो ये करना है, करो। वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो कि आपके लिए खुद वबाले जान बन जाते हैं और इससे बचना चाहिए, और या ऐसा मशवरा ना लें किसी से? देखिए, ये तो आपको पता है कि इस तरह के लोग तो हर प्रोफेशन के अंदर होते हैं जो कि मिसगाइड कर सकते हैं, लेकिन इसमें गवर्नमेंट व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग कि अब जो इन्होंने पोर्टल डिजाइन किया है, जो इंफॉर्मेशन कलेक्शन का मैकेनिज्म डिजाइन किया है,
इट इज कनेक्टेड विद मल्टीपल सोर्सेज। लाइक अगर आपने प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन अगर सही से नहीं भरी, फिर फॉर एग्जांपल, तो आपकी जो टैक्स कटौती होती है एट द टाइम ऑफ विथहोल्डिंग, आप जब प्रॉपर्टी रजिस्टर कराने जाते हैं वहां पे भी आपकी डिटेल्स कैप्चर की जाती हैं। तो आपकी बैंक स्टेटमेंट ऐसा पार्ट ऑफ रिटर्न और आपकी जो रजिस्ट्रार के पास इंफॉर्मेशन है वो आपस में सिंक हो जाएगी फ्यूचर में। तो उसकी वजह से जो आप एरिया बता रही हैं कि नॉन कंप्लायंट कुछ लोग अपने किसी गलत मशवरे की वजह से कर जाते हैं, तो वो अब कैप्चर हो जाया करेगा फ्यूचर में। इसी तरह से बैंकिंग ट्रांजैक्शन अक्सर मैं सुनता हूँ लोग अपने बैंक अकाउंट डिक्लेयर शायद सही से नहीं कर पाते। तो अब बैंकिंग इंफॉर्मेशन बैंक को बेतहाशा तरीके से गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन कैप्चर पर लगाया हुआ भी है और उनसे इंफॉर्मेशन सीख की भी जा रही है। और अब इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेशन के थ्रू व्हाट वी आर हियरिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट कि फेसलेस ऑडिट भी होगा, एल्गोरिथम बेस्ड ऑडिट भी होगा, यानी दोनों तरह की डिफरेंट सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा होगी उसके ऊपर एनालिसिस होगा, उसकी इंटीग्रेशन होगी और उसमें जो एक्सेप्शंस होंगी उनका ऑडिट किया जाएगा। बट ये देखिए ये बातें बहुत अच्छी हैं, ये बातें बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में, बट हमें थोड़ा सा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी समझना पड़ेगा, कल्चरल जो कहना कि हमारे कल्चर को भी समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो फाइलर है अभी हम अपने 90% या 95% फाइलिंग पे नहीं पहुंचे। ये बातें तब मुनासिब लगती है जब हम ऑलरेडी 80-85% फाइलिंग को पहुंच चुके होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन को पहुंच चुके होते हैं और हम एक्सेप्शंस की बात करते हैं। अभी हमारे पास ले दे के बहुत छोटा सा एक पॉकेट है फॉर फाइलर्स। हमें फोकस करना चाहिए कि वो हमारी आवाज बने, हम उनको फैसिलिटेट करें। मुझे एक बात बताएं, जो सबसे बुनियादी मसला है वो ये है कि आपकी जो रिटेलर्स वगैरह है ना, ये पर्ची पे देते हैं सब कुछ, ठीक है। आप उनसे 5,000 की चीज ले लें, 10,000 की चीज ले लें, कंप्यूटराइज रिसीट नहीं होती। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, गली मोहल्लों में इलाकों में बेशुमार दुकानें हैं, खासकर सब्जी वगैरह तो खैर है ही, वैसे भी क्रॉकरी के स्टॉल्स हैं, ये सारी दुकानें। ये तो पैरेलल इकोनॉमी है ना महमूद भाई, ये तो अरबों का मामला है। तो यहाँ कब FBR की छापा लगेगा या रिफॉर्म्स आएंगी? देखिए इसमें आपने बिल्कुल अच्छा वर्ड यूज किया रिफॉर्म्स का। इसमें टैक्स से ज्यादा इशू जो है वो गवर्नमेंट की अप्रोच क्या है। आइदर दे वांट टू गो थ्रू एनफोर्समेंट और वेदर दे गो थ्रू एनकरेजमेंट। अभी जो FBI ने रखी थी, अभी रिसेंटली एक स्कीम अनाउंस की है, दे आर encouraging all those taxpayers जो कि अभी फाइलर की रिजीम में नहीं, उनको एक बड़ा सिंप्लीफाइड सा रिटर्न फॉर्म जमा कराना है और उनको इंकरेज किया जा रहा है कि बहुत ही मिनिमम सा टैक्स जमा कराया 25,000 का मिनिमम, और वो जमा करा के टैक्स नेट में आ जाए। अभी जो हमें समझ आ रहा है कि FBR की अप्रोच या गवर्नमेंट की अप्रोच थ्रू इंकरेजिंग और वॉलंटरी फाइलिंग की तरफ है। और अगर ये मामला जाती बात है, अगर उस तरह से अचीव नहीं हो पाया तो इसका दूसरा ऑप्शन इन्फोर्समेंट है। इन्फोर्समेंट को जी वो फिर गवर्नमेंट का। महमूद भाई, एक और बात है, रिटर्न का फायदा है क्या? वो तो ठीक है, मैं गाड़ी की खरीदो फरोख्त, प्रॉपर्टी, ये हो गया अगर आप फाइलर हैं, लेकिन अगर आप फाइलर हैं तो वो जो वापस पैसे मिलते हैं आपको रिफंड किया जाता है, वो क्या चीज़ है? हमें बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है इस बारे में किसी टैक्स पेयर को। एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन वो कोई भी वापस रिफंड नहीं हुआ पैसों में। क्या सिस्टम है, किसी को नहीं पता, हम फाइलर हमें नहीं पता। देखिए इसमें होता ही है कि अगर आपका जो टैक्स ड्यू बनता है, आपकी उससे ज्यादा टैक्स जमा हो गया है या कटौती हो गई है, तो अंडर द लॉ आपका राइट है कि आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली होता क्या रहा है माजी में कि चूंकि पाकिस्तान की पोजीशन हमेशा से ही ऐसी रही है कि हम नेगेटिव अकाउंट से स्टार्ट होते हैं, तो हमारे पास वो कैपेसिटी रहती ही नहीं कि हम सारे के सारे रिफंड वन गो में दे सकें। तो गवर्नमेंट पीसमिल मैनर में फेजेस में कुछ ना कुछ रिफंड वापस करती है टैक्स पेयर्स को। ठीक है, वो नंबर इतना छोटा होता है कि वो हर एक का नहीं, जैसे हम ग्रोसरी लेने गए, हम इलेक्ट्रॉनिक्स लेने गए, सारी चीजें, उसकी रिसीट्स हमें मिली, तो उसमें कोई रिफंड है आपका? नहीं, वो तो किसी मुल्क में नहीं है। वो सिर्फ टूरिस्ट को होगा जो बाहर से आया हुआ है, वो जाके एयरपोर्ट पे वैट क्लेम कर ले, बट एज सिटीजन हमें तो पे करना है वो। बिल्कुल सही फरमाया नाज़िया। अच्छा, मुझे बताइए जो नए रूल्स हैं इसके मुताबिक कोई टैक्स में लोगों को लाने के लिए कोई आपको लगता है कि कोई अच्छे चेंजेस जो हुए हैं, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स को लेके कि वो जो फाइल्स इधर से उधर चली जाती थी उसके ऊपर भी कुछ सख्ती की है, तो अब प्रेजेंट अब जो साल है इसमें हमें क्या आसानी होगी? मेरे सबसे जो पॉजिटिव स्टेप अभी जो हो रहा है वो इंटीग्रेशन का हो रहा है। हमारे डिफरेंट इदारों के अंदर इंफॉर्मेशन इकट्ठा हो रही थी, हमेशा से हो रही थी, लेकिन आपस में इंटीग्रेट नहीं कर रहे थे। अब गवर्नमेंट ने फोकस किया था कि थ्रू डिजिटलाइजेशन हम सारे डिफरेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को आपस में इंटीग्रेट करेंगे, और वहां पे अगर फॉर एग्जाम्पल आपने प्रॉपर्टी परचेज की थी और आप डिक्लेयर नहीं कर रहे थे, तो वो चीज ट्रिगर हो जाएगी कि आपने प्रॉपर्टी परचेज की, आपके पास हमारे पास डाटा ऑलरेडी मौजूद है और आपने की करस्पॉन्डिंग बैंक स्टेटमेंट में अपनी एंट्री नहीं की भी, तो आपको नोटिस आ जाएगा।
So this is something which is in a positive direction as far as documentation is अच्छा महमूद, ये बताएं फाइलिंग डेट क्या है, डेडलाइन क्या है? 31 सितंबर, 30th, कौन सा? अभी फिलहाल 30 सितंबर है, ऑफिशियल डेट 30 सितंबर है। और एक्सटेंड हो जाएगी? देखिए मैं वही अभी ये नहीं बताऊंगा। बहुत शुक्रिया महमूद भाई, आपने वक्त दिया हमें। थैंक यू सर। देखिए तो गवर्नमेंट ही फिर ना तो ये जरा सा अपनी एक तस्वीर कर दूं। मैं 3 लाख की बात कर रहा था और टैक्स स्लैब में कितना आएगा, तो मैंने जरा उसको दोबारा रिकैलकुलेट किया तो 4 लाख रुपए आपको जो है वो सालाना, जो 3 लाख जिसकी माहाना आमदन है, सालाना जब वो टैक्स रिटर्न जमा कराने जाएगा तो 4 लाख उसे अच्छा टैक्स देना। 3 लाख के ऊपर नहीं 4 लाख। कितना परसेंट हो गया है? 20% हो गया, एक्सीड अमाउंट ऑफ 22। वो हम हिसाब करते हैं, आप जब ब्रेक लेके वापस आए। मतलब ये क्या? मतलब ये कि 3 लाख आपकी माहाना आमदन ब्रेक ले है ले। तो आपका 4 लाख रुपए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हिसाब किताब में सुहेब ने लगा दिया सैलरी पे कितना टैक्स, ये जरा लगे हैं ऐसे ही हमें फंसाते हैं। आई एम सॉरी, ऐसे ही फंसाते हैं, कोई बात नहीं। जी देखिए, अगर आप, मैं कहती हूँ कि टैक्स के मामलात पे जज्बाती ना हो तो क्या रह गया? हाँ, यही तो बात है, टैक्स रिटर्न्स और जज्बात साथ साथ चलते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा खैर, हम अपने शो पर एक चीज़ को हमेशा मौका भी देते हैं, वक्त भी देते हैं और गेस्ट्स को भी बुलाते हैं, अवेयरनेस के लिए भी हम साथ साथ ही हैं। वो ये है कि हमें माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। माहौलियात की तहफ़्फ़ुज़ की बात होगी तो हमें शजरकारी, हमें दरख्त लगाने हैं। इस बात को बच्चों तक भी पहुंचाना है, बड़ों तक भी, कि जैसे मौका मिले एक दरख्त ज़रूर लगा लें अपनी ज़िंदगी में। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे आपकी ज़िंदगी भी पुरसुकून हो जाती है। ग्रीन को देख के वैसे ही है ना, थेरेपी, कितनी एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आप सिर्फ जब क्लिफ्टन से गुजरे और आपको ओल्ड बैनियन ट्रीज जो नज़र आते हैं, जिनको बिल्कुल हाथ लगाना भी मना है, बिल्कुल वो आप उन सड़कों को देखें, पूरे कराची का टेम्परेचर, और आप वो वहाँ जब आप सड़क से गुजरते हैं क्लिफ्टन में, इतना सायादार वो, मैं कहती हूँ वो जगह है, वो रोड्स हैं, टेम्परेचर वहाँ का कम है और कितने लोग बैठे होते हैं वहाँ साए के नीचे, इतना खूबसूरत लग रहा होता है वो। हम तो वैसे ड्राइव पे जाते हैं, कहते हैं इधर से चलो कि वो दरख्तों को देखें, खुश हो, क्योंकि बाकी फिर शहर में इतने नजर नहीं आते। तो बात ये कि ग्रीन बेल्ट्स को आप प्लीज़, अगर ग्रीन बेल्ट्स पूरे शहर में हैं जिन पर सीमेंटेड हो गई हैं और वहाँ पर आपने ढाबों के लिए चेयर्स रख दी हैं, उनको दोबारा से ग्रीन बेल्ट्स बना दें, खुदा के वास्ते माहौल का तहफ़्फ़ुज़ करें। और अपने घर में भी हर कोई अपना कंट्रीब्यूट करेगा ना, बिट्स एंड पीसेस में सारा कंट्रीब्यूशन सबका होगा, हर घर वाला दरख्त लगा रहा होगा, तो फिर क्यों आपका सरसब्ज़ व शादाब नहीं होगा ये मुल्क। और मैं तो कहती हूँ कि आप कंपनीज को इंसेंटिव दे के जी इतने आप ये जो हैं ग्रीन बेल्ट्स को ग्रीन करें, हम आपको टैक्स रिबेट देंगे, थोड़ा सा उनके लिए अट्रैक्शन होगी। और मुझे एक और चीज़ लगती है, जितने स्टूडेंट्स हैं हमारे माशाल्लाह हज़ारों लाखों, ये कितनी कम्युनिटी सर्विस करते हैं। कम्युनिटी सर्विस के नंबर्स होते हैं हर जगह, उसमें ये कम्युनिटी सर्विस क्यों नहीं कि अपने शहर को साफ करो, समंदर को साफ करो, जाके ग्रीन दरख्त लगाओ। मैंडेटरी होना चाहिए, इन बच्चों को शुरू से एहसास हो कि हमें अपने शहरों को साफ रखना है, हमने क्या दिया इस शहर को। और इतना आसान है, स्कूल्स को आप लॉ बना दें कि आपके स्टूडेंट्स जो हैं भाई मैट्रिक नहीं करेंगे जब तक इतनी कम्युनिटी सर्विस नहीं करते। सर्विस अच्छा हो। हाँ बिल्कुल ऐसे। और आप देखें नादिया खान की जो इतनी आंखें तेज है 6x6 क्यों है ये ग्रास पे चलती थी है नंगे पैर। ग्रास है कहाँ? हाँ, ये घास पे चलती थी वहाँ रावलपिंडी में। हाँ, ये घास पर चल चल के बड़ी हुई है। मैं इतनी घास पे चली हूँ क्योंकि मैं गोल्फ खेलती थी। अच्छा, तो गोल्फ भी खेलती थी बगैर जूते पहने? वो पॉसिबल तो वो ग्रीन से राब्ता इनका होना चाहिए। पॉसिबल नहीं, तो वो इनके अंदर ग्रीन है। वो जब तक स्पाइक्स जमीन में जाके आपको ग्रिप नहीं देती तो आपका कैसे शॉट लगना है भाई। गोल्फर होते तो पता होता नहीं, लेकिन वाकई मैंने इतनी माशाल्लाह ग्रोइंग अप जिंदगी में अपनी ग्रीनरी देखी है, क्योंकि गोल्फ कोर्स में होते थे दरख्त ही दरख्त, ग्रीन टर्फ। घास पे लेट के हमने कितनी लड़कियों को हमारे दोस्तों ने याद किया घास पे लेट के। आसमान को देख रहे हैं, घास पे लेटे और अपनी उसको याद करें महबूबा को। ये तो होता है ना। लेकिन इस बार जो ईंधन के लिए कट के गिरा है, चिड़ियों को बड़ा नाज था उस बूढ़े शजर, तो शजर को, दरख्त को बचाएं, यही जिंदगी। और जुहेब की दवाई का टाइम हो गया, आप ब्रेक लें। आई विल मेक श्योर कि अपनी ये दवाइयाँ ले लें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट अब हम करने जा रहे हैं। जगह जगह इसका जिक्र है। आप किसी से मिलते हैं और आपको वो पहले से उनका कम वजन लगता है तो बस आप समझ जाते हैं, ज्यूम कर लेते हैं कि जी आपने वेट लॉस इंजेक्शंस लिए हैं, ये वाली बात है। और सामने से हमेशा जवाब आता है नहीं तो नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं है। वैसे कभी बार ऐसा नहीं भी होता यार, टाइट रिजीम फॉलो करते हैं लोग, जिम जाते हैं, डाइटिंग करते हैं, लेकिन हम बात सही करिए, आप जहन में ये आता है कि इंजेक्शन लगाया कोई लोग
और ये चले सामने वाले से क्या पूछेंगे, अरे वो जो लड़की पतली हुई है उसने तो इंजेक्शन भी कंफर्म लिया, अरे वो जो एक्टर है उसका देखा है सलमान face? खान का भाई जो है वो उसकी Confirm। वीडियोस वायरल हो रही है। मतलब यार वो तो क्या लगाया उसने, कौन सा अब तो इंजेक्शन? कोई बीमारी से भी कमजोर हो तो कहते नहीं नहीं इंजेक्शन भी साथ में इसने लिए होंगे। तो सही, उसकी वजह से हो गया होगा। हाँ, शक की नज़र से हम देखते हैं, लेकिन फिर भी ये इंजेक्शंस बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी है जो कि वेट नहीं लूज़ कर पा रहे थे, उसकी वजह से डॉक्टर्स हों या बहुत सारे वो जिन्होंने इस्तेमाल किया वो बड़ी अच्छी वीडियोस भी बनाते हैं। तो दो साइड्स होती हैं हर स्टोरी की। तो डॉक्टर निदा से हम पूछेंगे जो कि जनरल फिजिशियन भी हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी हैं, आई थिंक द राइट पर्सन इस बैकग्राउंड के साथ जो वेट लॉस इंजेक्शंस पे बात करें। मैं टर्न कर चुका हूँ इस साइड। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक बिल्कुल है, ठीक जी। तो कॉफी सही डॉक्टर है निदा, आप? हाँ मैंने भी पी ली। जबरदस्त। अब ये डॉक्टर निदा ये बताएं, ये जो वेट लॉस इंजेक्शंस हैं जो नाम हमें पता है बेसिकली ओजेम्पिक, मोंजारो, ये कैसे डिफरेंट हैं और ये करते क्या हैं? अच्छा, ये बने थे एक्चुअली, ये जो इंजेक्शंस थे जो GLP-1 कहलाते हैं, ओजेम्पिक एक रिसेप्टर पे काम करता है, मुंजारो 2 रिसेप्टर पे काम करते हैं। अगले आने वाली जो दवाएं हैं वो 3 रिसेप्टर पे काम करेंगी। क्या मतलब रिसेप्टर? मतलब रिसेप्टर्स क्या करते हैं, इनका काम बेसिकली क्या होता है, बॉडी से इंसुलिन निकालते हैं, उसका काम अच्छा करते हैं। आपके स्टमक को एम्प्टीइंग को, यानी जो आपने खाना खाया उसको थोड़ा स्लो रखते हैं ताकि वो जल्दी से डाइजेस्ट ना हो और फिर आपको फ़ौरन भूख ना लगे। और आपके ब्रेन का सेंटर होता है सटाइटी सेंटर, जिस पे आपको कम भूख लगती है, मतलब हंगर को कम करते हैं और आपकी जो सटाइटी सेंटर है उसको बढ़ाते हैं, उसको इनहेंस करते हैं, तो आपको भूख नहीं लगती। फूड नॉइज, हाँ, ये फूड नॉइज को म्यूट कर देता है। म्यूट कर देते हैं। हर वक्त जहन में ना आवाजें आ रही होती है, खाना है, Exactly। खाना खाया, वो पड़ा है, खा लो, काम छोड़ो, कुछ ये खा लेते हैं। 4-5 तो किस्म ये के फूड नॉइज है। ये सिस्टम को एग्जैक्टली गलत तो नहीं ये गलत बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। ये तो उनके मेन काम है। इसके अलावा जो इसके साइड के जो हम जो कहते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट, कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं इसको, इसके कार्डियोवैस्कुलर मतलब हार्ट, स्ट्रोक्स, फालेज, इनके बेनिफिट बहुत हैं, किडनी के लिए बेनिफिट बहुत हैं, फैटी लिवर के लिए बेनिफिट बहुत हैं। ये इसके सेकेंडरी काम है, बेसिक काम ये है। ये बनी थी दवाएं शुगर वालों के लिए, उन शुगर वालों के लिए जो मोटे अफराद हैं, जो लोग खा खा के मोटे हो गए हैं। फिर जब ये दवाएं शुगर कंट्रोल में अच्छा काम करने लगी तो फिर ये देखा ये गया रिसर्च, क्योंकि हर रिसर्च एक डेवलपमेंट का नाम है। ये नहीं होता कि आज ये चीज़ है तो हमें कल उसको दूसरा फ़ायदा भी पता लगेगा। फिर ये देखा गया कि स्लाइटली हायर डोज पे ये वेट लॉस अच्छा करते हैं। जब शुगर के मरीज़ों में हम इनको कम डोज पे देते हैं और जब वेट लॉस करते हैं तो उनके डोज फ़र्क होते हैं, इसके टाइमिंग्स फ़र्क होते हैं, यानी हम लोग लंबे अरसे के लिए देते हैं, मुख्तलिफ यानी इसकी तरीक़ेकार हैं। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारी टाइप्स आ गई हैं, जैसे कि मशहूर ज़माना ओजेम्पिक है, लोकल दवाएं भी बहुत आ गई हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये अच्छी बात ये है, कुछ लोगों के ये कॉन्सेप्ट है कि हम बाहर की दवा लगाएंगे तो ही अच्छे हो जाएंगे और हमारा वज़न कम होगा और हम लोकल दवाएं लगाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि पहले ये दवा ऑब्वियसली बाहर ही बनती है, फिर उसके बाद पाकिस्तान अपनी उसमें अप्रूव करता है, फिर पाकिस्तानी कंपनीज बनाना शुरू करती है। हाँ, जब उनका पेटेंट खत्म होता है तब आप मैन्युफैक्चर करते हैं। ओजेम्पिक लोग कर रहे होते हैं, ये किन केसेस में? ये इन दोनों और इन दोनों में से बेहतर आपको क्या लगता है इसके देखिए, रिजल्ट्स? हर मरीज के लिए अलग अलग। अगर किसी का ओजेम्पिक पे वजन कम हो रहा है तो वो अपनी पड़ोसन को देख के मुंजारो ना लगा ले, ठीक। ये बहुत फैशन है, एक्चुअली ये फैशनेबल दवाएं नहीं है, लोग उसको फैशन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं कि हमने सिर्फ बैठना है, कुछ नहीं करना और सिर्फ अपना वजन कम कितना करना। रुझान बढ़ा है इस वक्त पाकिस्तान में, बहुत अगर हम बात ज़्यादा, करें? बहुत ज़्यादा। और जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, दोनों को, क्योंकि वो बेचारे कुछ लोग मजबूर थे, अपना वज़न कम नहीं कर सकते थे, तो उनका वज़न इतना अच्छा कम हो रहा है, ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो रहा है। अच्छा, और ये महंगी भी मिल रही है, सस्ती वाली भी मिल रही है, तो हर बंदा अफोर्ड कर पा रहा है, तो लोग बहुत ज़्यादा इसकी तरफ जा रहे हैं, बहुत अच्छा रुझान है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ये सिर्फ इस पर डिपेंड कर रहे हैं, मतलब हम यही लगाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। जो दूसरी बाकी लिस्ट होती है ना, खाना पीना है, मसल मास बढ़ाना हाँ, है, इसके साथ बिल्कुल पता है कि एक्सरसाइज क्या करनी वजन है, कहाँ से कम होना है, ये भी तो बात है ना। वजन ओवरऑल कम तो होता है, overall होगा, वो वो ओवरऑल overall कम वो होता है। control में अच्छा, नहीं। कुछ लोगों की बेली सिर्फ ज्यादा होती है, अब वो ये कहते हैं कि नहीं हमारे बेली का ये टारगेट नहीं करता, टारगेट नहीं ये करता। विजरल फैट को टारगेट करता है, मतलब जो आपका अंदरूनी फैट है, जिगर की चिकनाई है, पेट के ऊपर की चिकनाई है, जो कि आपको नजर नहीं आती, उसको टारगेट करता है। जब भी ये हार्ट अटैक से बचाता है, अगली आने वाली डायबिटीज से बचाता है, लेकिन ये आपके ऊपर के मोटापे को ओवरऑल खत्म करेगा, मसल को रिड्यूस नहीं करता। मसल बिल्कुल। अब क्या होगा कि ये जब एक फेज आता है पहले महीने से 9 महीने तक अंदाजन, ये आपका वजन ड्रास्टिकली नीचे जाता है। उसके बाद 9 महीने से 18वें महीने इसके दरमियान हर आदमी का अलग अलग है, फिर ये एक प्लेटू फेज पे आता है।
उसके दौरान आपको अपना मसल बिल्डअप करना है, वरना क्या होता है कि ये आपके मसल को भी टारगेट करना शुरू कर देता है। अब लोग क्या करते हैं कि लोग ये करते हैं कि वज़न कम हो गया, बहुत खुश हो गए, उसके बाद जो है ना वो ये भूल जाते हैं कि उनको एक्सरसाइज भी करना था, उनको जिम करना था, उनको वेट्स उठाने थे, उनको प्रोटीन ज़्यादा लेना था। वो कैलोरी क्या ले रहे हैं, थोड़ा सा बिस्किट खा लिया, कमजोरी बहुत है, कुछ खा नहीं रहे, कमजोरी हो रही है, इतनी सी exercise रोटी नहीं खा हो रही। ली, ठीक है, इस तरह से कोई चॉकलेट उठा के खा ली, जो भी इसमें। अच्छा, इसमें एक ये चीज़ होती है कि कभी कभार आपको सर्टेन लाइकिंग्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं कि जिसको पहले कोई चीज़ नहीं पसंद है वो आपको, क्योंकि आप हंगर सेंटर को थोड़ा सा स्टिमुलेट कर रहे हैं ना, तो आप वही चीज़ खाना शुरू कर देते हैं। इसमें आपने अपने जज्बात को भी थोड़ा सा काबू में रखना है और आपको प्रोटीन और फाइबर बढ़ाना है। अगर आप प्रोटीन और फाइबर नहीं बढ़ाएंगे तो फिर वही वाला हो जाएगा जैसे मसल मास आपका कम हो गया। फिर डोज डिपेंड, हर आदमी को वो डोज नहीं लगेगा, हर औरत को वो डोज नहीं लगेगा जो उसकी साथी लगा रही है, जो उसकी फ्रेंड लगा रही है, जो उसकी बहन लगा रही है। हर डोज, हर इंसान का डोज तयन डॉक्टर करेगा। सपोज करें किसी को 5 मिलीग्राम की मंजारो लग रही है, अब वो कहे कि नहीं मैं 0 साइज की होंगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसका सर्टेन मेटाबॉलिक रेट है, सर्टेन मेटाबॉलिक रेट पे आके उसका वजन रुक जाएगा, उससे मजीद यानी कम कोई नहीं 85 केजी के अगर बिल्कुल है, तो वो 70 पे आ जाएगा। 15% बॉडी वेट लॉस, मैक्सिमम 20, इससे ज्यादा नहीं होगा। फिर मेंटेन शुरू, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी एक कोपिंग मैकेनिज्म बनाया है। ये थोड़ा सा फैट तो structure जब है आपका आपका, मसल ही shoulders है, खत्म height होने है। लग जाएगा तो आपका मेटाबॉलिक रेट खुद ब खुद नीचे चला जाएगा, तो वो दवा उसके साथ कंपनसेट करेगी। डॉक्टर साहब ये मेंटेनेंस की भी एक बड़ी मुश्किल बात है कि एक बार कम किया, लोग कहते हैं फिर उसके बाद जब छोड़े इंजेक्शन वजन वापस आ गया। उसका तरीकेकार ये है कि एक तो ये है कि आप फौरन ना छोड़ें। कुछ लोग क्या करते हैं, नहीं अब इंजेक्शन नहीं लगाना, हो गया वजन कम, बहन की शादी थी इसलिए वजन कम किया, 3 महीने पहले लगाया और उसके बाद फिर छोड़ दिया सडन ड्रास्टिक। ऐसे लोगों का वेट गेन ड्रास्टिक होता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये फैशनेबल दवाएं नहीं है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए बनी थी जो डायबिटिक थे, जिनको हार्ट डिजीज थी, जिनको पीसीओ था, बच्चे नहीं हो रहे थे, वो वजन नहीं कम कर पा रहे थे, बेसिकली बनी उनके लिए थी। अब अगर आप चलें, आप फैशन में भी आपको वजन कम करना है कि कपड़े अच्छे लगें आपके ऊपर, तो उसको मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है। एक तो ये कि दवा को आहिस्ता आहिस्ता रोकें। कितने महीनों में? कितने महीनों में, लाइक अगर आपने 6, वैसे तो आप ये लॉन्ग लास्टिंग दवा भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने सपोज करें 2.5 से स्टार्ट किया, फिर 5 किया, फिर 7.5 किया और उसके बाद 5 पे जहाँ तक आपका अचीव टारगेट वेट हो गया और आप 5 मिलीग्राम पे चलते रहे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, वो डॉक्टर तयन करेगा। या फिर आप लोएस्ट पॉसिबल डोज पे चलते रहे, या फिर अगर आपको एक तो सडन वेट लॉस बंद नहीं करना, दूसरा आहिस्ता आहिस्ता बंद करना है अगर आपको बंद करने का मूड है, वरना चला भी सकते हैं आप इसको। अच्छा, चलाने में कि वजन कम हो गया लेकिन मेंटेन डोज लेते रहेंगे, मेंटेन रहेगा हर हफ्ते, या ये कि 2 हफ्ते बाद, तो किसी ने मुझे कहा मैं तो महीने बाद भी अब लगा लेती हूँ। ये अपनी है, ठीक है। अगर किसी को बंद करना है तो बंद करने का तरीका ये है कि डोज को आहिस्ता आहिस्ता कम करें, हर 6 हफ्ते पे, हर 4 हफ्ते पे आहिस्ता आहिस्ता आपने कम किया, 6 महीने मेंटेन करें, उसके बाद एक इसमें चीज है, ये सिस्टम को तो टेम्पर कर रहा है अंदर। हाँ है, वो तो कर रहा है ना, इम्बैलेंस तो आ रहा है, चाहे वो अपनी दवाई के जरिए, इंजेक्शन के जरिए आप उसको बैलेंस कर दें। इम्यूनिटी भी ज़रा ये मुतासिर करेगा? बिल्कुल भी नहीं मुतासिर करता है, ये तो कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट, एक्चुअली देखिए जिनका वजन ज्यादा है वो तो एक वैसे टाइम बॉम्ब में, वो ऑब्वियसली फायदा ही कैंसर के रिस्क पे, वो हार्ट अटैक के रिस्क पे, वो स्ट्रोक के, वो किडनी डैमेज के रिस्क पे, तो इस पे कुव्वत मुदाफियत का तो कोई नहीं है। जिसका आप नेचुरल तरीके से वजन जो केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो ठीक है, अपनी हाइट के हिसाब से ठीक है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है कि उनका वेट होना चाहिए, लेकिन वो चाह रहे हैं कि हम नहीं, उनका तो जरूरत भी नहीं ना, वो तो ऐसी बस लोग अपनी मर्जी से, कुछ लोग अपनी मर्जी से लगा रहे होते हैं, हो सकता है वो उनके कैंडिडेट ही ना हो, ठीक है, तो कैंडिडेट तो वहाँ इम्यूनिटी मुतासिर करेगा, कोई इम्यूनिटी का ताल्लुक ही नहीं है, नहीं, इसका कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, हाउ अबाउट जो ऑनलाइन हमने देखा है कि जी इट अफेक्ट्स आपका आईसाइट? हाँ, ये इम्पोर्टेंट सवाल है और ये बड़ा ये जब ओजेम्पिक आई तो लोगों ने लगाया, उसके बाद फिर एक स्टडी हुई जो कि जामा में पब्लिश हुई, ऑप्थेल्मोलॉजी की स्टडी थी, तो उसमें देखा ये गया कि कुछ लोगों में हैरत अंगेज तौर पर ब्लरी विजन हुआ और सडन विजुअल लॉस हो गया। करीब का, दूर का? नहीं, विजुअल लॉस, ब्लाइंडनेस हो गई। हाँ, तो उससे ये पता लगा कि ज़्यादातर लोग जो थे जो वहाँ पर आ रहे थे आई हॉस्पिटल में, वो ओबीस थे, ओबेसिटी की दवाएं ले रहे थे या डायबिटीज़ की वही GLP-1 ले रहे थे। फिर इस पे बड़ा शोर मचा और फिर पूरा ये पब्लिकली हो गया कि जी इससे तो अंधे हो रहे हैं। फिर ये उसके ऊपर अलग मेटा एनालिसिस हुए, डिफरेंट कंट्रीज़ में इसकी स्टडीज़ हुई, देखा ये गया कि जो ज़्यादातर डायबिटिक अनकंट्रोल्ड लोग हैं ना, जिनके रेटिना पहले से ख़राब है,
यानी डायबिटीज़ में पहले से ही आंखों में बहुत ज़्यादा असर होता है। हाँ बिल्कुल होता है। ठीक है, तो इन लोगों में, ऐसे लोगों में, क्योंकि मल्टी सेंट्रिक स्टडी थी, वो सिर्फ एक छोटा हॉस्पिटल, छोटा तो नहीं, एक हॉस्पिटल था जिसमें कंसंट्रेटेड डायबिटिक पॉपुलेशन आ रही थी, तो हाइप मच गई। फिर ये देखा गया कि 10,000 में से कोई एक अफराद होता है जिसमें ब्लरी विजन या ब्लाइंडनेस की कंप्लेन होती है, विच इज़ अ वेरी लिटिल, यानी क्या, क्योंकि वो तो हम एक अगर पैरासीटामोल भी खाएं या हम कोई इस तरह की चीज़ भी खाएं तो उससे एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये किसी भी दवा से हो सकता है। अच्छा, अब इसमें एक फिक्र की बात है कि कुछ सेलिब्रिटीज़ को हमने देखा, हॉलीवुड की भी, ये करण जौहर भी, जी कि जिनका बड़े समझदार लोग हैं लेकिन इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी और चेहरा इस हद तक ख़राब कर लेना, हाँ, ये क्या होता है? मतलब अच्छा, ये मुझे ऐसा लगता है कि उनको कोई इस तरह का है कि वेट लॉस जो है ना करेंगे, हाँ, एक साइकोलॉजिकल इशू है उनको, क्योंकि अगर आपका एक सर्टेन पॉइंट पे मेंटेन रह रहा है वेट, तो व्हाई यू आर लाइक इंक्रीजिंग द डोज? क्योंकि ऐसे पेशेंट मेरे पास तो बहुत आते हैं, मैं 7.5 पे क्यों नहीं जा सकती, मैं 1.7 पे क्यों नहीं जा सकती ओज़ेम्पिक, मैं 2.4 तक, क्योंकि वो पढ़ के आ रहे हैं। और अगर आप नहीं भी कह रहे ना, वो लगा रहे हैं। ये बड़ा Celebrities है इनमें, आपके पास जो आते हैं सेलिब्रिटीज हैं, प्रिस्क्रिप्शन के बगैर भी मिल रहे है, हैं। पाकिस्तानी हाँ, celebrities हैं। कुछ एक दो हैं, लेकिन बाकी जो जनरल पॉपुलेशन है, अच्छा सेलिब्रिटीज तो अब आई एम सॉरी टू से खवातीन उनमें या मर्द पूछना भी गवारा नहीं करते, ज्यादातर ओवर द काउंटर मिल रही हैं ये दवाएं और लोग खुद लगा रहे हैं एक दूसरे को आपके पास जो आ रहे मर्द है, खवातीन है सेलिब्रिटी? खवातीन है, खवातीन खवातीन यंगस्टर्स है या नहीं, मिडिल एज। अच्छा, अब ये डॉक्टर निदा बताएं अबाउट, अब इसका एक नया वर्जन ऑब्वियसली, वो जो इलाई लिली है, उनने मुंजारों से बड़ा कमाया, ये वो उनको पता था कि अब ये पेटेंट इसका ख़त्म हो रहा है, तो अब अब दुनिया के लोग भी बनाना शुरू किया, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगा कि नाउ दे मूविंग टू समथिंग बिगर। और फिर रेटा जो है उन्होंने उसको अनाउंस किया। ये रेटा क्या है? रेटा जो है वो 3 रिसेप्टर्स पे काम करती है, GLP-1, GIP, मतलब बाकी GIP वगैरह नहीं, वैसे बताया मतलब ये रिसेप्टर्स ये होते हैं कि वही काम है, दोनों का वही काम है कि स्टमक की एम्प्टिंग स्लो करेगी। तीनों चीजें हैं, 3 रिसेप्टर। फर्स्ट रिसेप्टर अब क्या इसका है? जो एडिशनल बेनिफिट है ना, जो ग्लूकागॉन वाला बेनिफिट है, वो ये है कि वो आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा फास्ट कर देगी। और सुना इसमें मसल लॉस नहीं, ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। वो अभी तो ये फेज 3 ट्रायल में है, जब ये आएगी मार्केट में तो ऑब्वियसली ये हमें पता चलेगा। मसल लॉस सब में होगा, ठीक है। कुछ साइड इफेक्ट्स की टॉलरेबिलिटी अच्छी हो जाती है, क्योंकि वो डुअल और 3 रिसेप्टर्स पे काम करें। एक आपको नौजिया ज़्यादा कर रहा है तो दूसरा आपको बेहतर कर रहा है, ठीक है। शुगर कंट्रोल बेहतर हो जाता है, मेटाबॉलिज्म बेहतर हो जाता है, फैट की डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर हो रही है, वेट लॉस बेहतर हो रहा है। 20 to 25% ये अभी कह रहे हैं, ठीक है, दावा कर रहे हैं कि है। लेकिन जब ड्रग मार्केट में आती है ना, और फिर जब दवा लगती है, फिर असल पता लगता है कि उसका जो है ना, और ये GLP-1 टैबलेट्स भी आ गई हैं। एग्जैक्टली, वो तो पुरानी है। वो क्या? अच्छा, मैंने तो अब उनका देखा है, इंजेक्शन की वजह से वो भी मशहूर हो गए, और रिलॉन्च भी बहुत जगह हुई है। उसमें और इंजेक्शंस में क्या? अच्छा, टैबलेट जो है ना, हम बहुत अरसे से डायबिटीज़ में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बड़ी बाहर रिबेल्सिस के नाम से पहले आती थी, जो डायबिटीज़ के लिए यूज़ होती थी। अब वीगोवी पिल है, ठीक है। इनमें कोई फर्क नहीं, वो बिल्कुल फ़र्क है, ये फ़र्क है। तो ये जो है ना, इनमें डोज का फ़र्क है बस, क्योंकि डायबिटीज़ वाली जो थी वो कम डोज पे दे रहे थे, और वीगोवी भी वही रिजल्ट्स हैं। नॉट रियली, डिपेंड करता है कि सूट किसको क्या करती है। लेकिन ये FDA अप्रूव्ड है ओबेसिटी में। कुछ लोगों को ओरल सूट करती है, कुछ लोगों को इंजेक्टेबल सूट करती है। सबसे टॉप पे इस वक्त मुंजारो है, ठीक है। उसके बाद जो रीटा आ रही है, वो जब आएगी, जब हम लगाएंगे, ऑब्वियसली जो उसकी रिसर्च है, जो एनालिसिस है, वो बहुत कुछ बोल रहा है, ठीक है। लेकिन सेनेरिटा कब आएगी? अच्छा, कुछ लोगों को ये बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। वो प्रेगनेंसी के वाले जो पेशेंट हैं, या जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, खास तौर पे पोस्ट प्रेगनेंसी जो है पेशेंट्स आ रही होती है कि हमारा वजन बढ़ गया है, वो तो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, और वो लगा भी रही हैं, वो यूज़ कर रही हैं बगैर पूछे, बगैर किसी डॉक्टर से लिखाए हुए। किसी ने कह दिया ये इंजेक्शन है, और वो यूज़ करना शुरू चाहिए। अरे ये हम यूज़ ही नहीं कर सकते ब्रेस्ट फीडिंग में, प्रेगनेंसी में, और लोग कर रहे होते हैं, और फिर अचानक से उनको जब हिलाओ कि ये नहीं करना है। इसके अलावा कौन से लोग हैं जिनको नहीं चाहिए? जिन लोगों को थायराइड, मेडुलरी थायराइड कैंसर्स हैं, ठीक है। ये अगर किसी की हिस्ट्री है फैमिली में थायराइड कैंसर्स की, तो आप ये पहले पता कर लेंगे कौन सा वाला कैंसर था। हर कैंसर, ऐसा नहीं कि हर कैंसर में नहीं यूज़ कर सकते, बट मेडुलरी थायराइड कैंसर्स ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि हम नहीं यूज़ कर सकते। या अगर किससे एलर्जी हुई है, किसी को कोई रिएक्शन हुआ है, तो फिर आप ये दवाएं नहीं यूज़ कर सकते। अच्छा, एक मुझे सिंगापुर में एक और नई मेडिसिन का पता चला,
LUPP 332 पता नहीं। अच्छा ये भी बड़ी पता नहीं, मैंने कहा ये क्या कहानी है भाई। ये जितनी अभी फेज 3 ट्रायल्स में ना रिलेटेड रिसेप्टर है, अब ये कितना खतरनाक है, ये क्या कर रहा है? क्या कर रहे हैं ये आप ले रहे हैं, आपके मसल को कह रहा है एक्सरसाइज हो रही है, ये आप ले रहे हो आप बैठे हुए हैं, आपकी बॉडी एक्सरसाइज कर रही है और आपके मसल्स को ये इंप्रेशन दे रही है कि वर्कआउट हो रहा है और आपका मसल बन रहा है बैठे बैठे, क्योंकि मसल नहीं बन सकता। ये कैसे पॉसिबल है कि एक ऐसी टैबलेट आ जाए मार्केट में जो बगैर वर्कआउट किए बैठे मैं नहीं बैठे मानता आपके वो मसल कुछ भी बन रहे सकता है। हैं। बिल्कुल है, क्योंकि अभी एमिलिड रिसेप्टर्स वाली दवा आ रही है, बहुत सारी दवा जी, अभी जी। फेज 2 फेज 3 ट्रायल्स में, उसमें एमिलिन आ गई, बहुत सारी दवाएं इसमें आ गई। मसल इसके बढ़ेगा, नाम भी नहीं बने, फैट कम सिर्फ उन्होंने होगा। नंबर यहाँ से हम जो है अगली आपके साथ एक सीटिंग होगी और उस पर हम बात करेंगे इस पे, ठीक है डॉक्टर निदा, बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा है मुझे किसी ने मुंजारो लगा दी है मेरा। अब आप सोचो कि आपने मुझे लगा दिया किसी ने शायद। लुक एट द कॉम्बिनेशन, एक तरफ आपने वेट लॉस इंजेक्शन लिए, एक तरफ आपने ये मेडिसिन ली, फैट लॉस हुआ, मसल भी बना। ऐसा नहीं होता इस तरह कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं। आप तो बहुत ये ख्वाब चल रहे हैं आपके कि मसल भी बन रहा है हमारा बैठे बैठे। देखिए यहाँ तो बाद में आएगा, बाहर आ चुका है, बाहर आ चुका बाहर लोग ले रहे हैं। बाहर तो मैं बहुत देख के आई भी हूँ फ्रेंड के फ्रिज में, तो बड़ी बस चीजें देखिए। यार। मैं क्या लेकिन जो बताएं मैं आप? कह रहा हूँ ना वो कुछ ऐसा मुझे लग रहा है, ये किसी ने मिला के पानी में मुझे दे दिया है, क्योंकि मेरी विजन थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। क्यों हो बट रहा है? बड़ी कमाल एक मिनट वेट की लॉस और फैट लॉस और मसल बिल्डिंग ड्रग्स जो है अब आने वाले दिनों में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और 90s में बड़े कम एक्टर्स होते थे सुहेब, और जी जी बिल्कुल। मैं कुछ देख रहा ये क्या, था फोन पे क्या जो मतलब जो है? मैं देख रहा था क्या देख रहे थे? वो आगे आपको पता चलेगा कि मैं काम के लिए देख रहा था। अच्छा, तो 90s में बता रही थी कि ड्रामाज में एक्टर्स जो हैं ज़रा थोड़ा सा शॉर्टेज ही थी, क्योंकि फैमिली से इजाज़तें नहीं मिलती थी कि भाई इसको करियर बनाना है तो फैमिली की जिम्मेदारी कौन पूरा करेगा। लड़कों के लिए स्ट्रगल होता था, लड़कियों के लिए फिर ये होता था ईमान से हाय रिश्ते नहीं आएंगे, शादी कैसे होगी, अरे ये नहीं वो नहीं, बहुत ऐसे मसले या ये मसाइल। होता था कि ड्रामा में काम और क्या काम करते हो, जी, तो काम क्या करते हो ये बताओ। ड्रामा में तो काम क्या करते हैं तो ये बड़ी बड़ी स्ट्रगल्स थी। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि माशाल्लाह शोबिस इंडस्ट्री में अब बड़ा प्राइड के साथ फैमिलीज बताती हैं कि हमारा लड़का एक्टर है, हमारी बच्ची वो एक्टर है। बिलबोर्ड देखा था आपने, उसमें लगा हुआ वहाँ लड़का। सब बड़े खुश होते हैं, सब सब बड़े खुश खुश होते हैं, क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त करियर भी है और ये कि आप इसमें अच्छे खासे फाइनेंशियली यू कैन डू एक्सट्रीमली वेल अगर आप मेहनत करते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स आप करते हैं और इतने नए नए शक्लें, नए नए बच्चे रोज देख पाकिस्तान रहे में होते हैं, वैसे खुशी देखिए होती है। ब्यूटी काफी है ना, हैंडसम, इतने हैंडसम लड़के ये आ रहे हैं, भी, है ना, ये बैक टू बैक। भी, ऐसा वैसा। वरना कभी इंडस्ट्री में होता है, इंडियन में हमने देखा है इंडस्ट्री में एक आधा लड़का होता था, हालांकि इतने लोग काम कर रहे थे, प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन नहीं निकलते थे हीरोज। लेकिन हमारे यहाँ तो भाई इंडियन एक्टर मुझे लगता है फैक्ट्री से निकले हैं, हाँ। हमारे बच्चे ना घर से निकल रहे हैं, तो इसलिए वो बड़े रियल लगते हैं कि इनके वो डांस के रोबोटिक मूव घर से निकल रहे हैं, निकाले नहीं जा रहे, घर से निकल रहे हैं। जी जी, वो कुछ निकाले नहीं, वो हमारे ड्रामा और हमारे एक्टर्स के इसीलिए इतने शदाई हैं बिकॉज आवर एक्टर्स लुक रियल, जी। पॉलिश्ड, सिंपल, रिलेटेबल। तो एक और एक लड़का है जो बड़ा मशहूर हो रहा है भाई, कैसा ये इश्क है, उसमें क्या अदाकारी बेहतरीन, और इससे पहले भी एक्टिंग कर चुके हैं, लेकिन अभी नया ही है, करियर का आगाज ही है और बहुत ही वाइब्रेंट करियर इनका अभी तक नजर आ रहा है और आगे भी अच्छा होगा। हशाम खान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग हशाम, कैसे हैं? वेलकम टू राइज एंड शाइन। Assalamu alaikum sir, thank you so much for having me. It's a great honor to be on your show. शाम, मुझे ये बताओ, थैंक यू। ये तुम अपनी उम्र से बड़ा कंफ्यूज कर रहे हो। किसी एक ड्रामे में देखते हैं लगता है तुम 30s में हो, फिर लगता है 20s में हो, आज टीनेजर लग रहे हो, ये क्या चक्कर है? यू लुक डिफरेंट इन एवरी प्रोजेक्ट। I mean, if this is coming from you, तो I'll just take it as a very big compliment के I think that is the goal के थोड़ा confused ही रखूं और हर character के हिसाब से जो भी requirement है उसमें मतलब कि पूरा होता हूँ। But अगर आपने चीज़ नोट की है तो I think this is you know a big encouragement for और me. हशाम, ये Thank you. जॉ लाइन कहाँ से कैसे आई है यार, ये जरा बताओ मुझे। ये तो आई थिंक मेरी अम्मी से आपको बात करनी पड़ेगी, ये सारा कुछ उनका ही है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। लेकिन But, नहीं, तुम्हारा भी कंट्रीब्यूशन है, ये गोल मुंह भी हो सकता था फैट से भरा, तो मेहनत तो करते होगे ना, एक्सरसाइज के बाद ये उल्टा लटकता है, तो आपको पता है ये? उसे तो कद बद नहीं पड़ता। नहीं, एक्सरसाइज के बाद उल्टा लटकते लड़के वो तो blood तैयारी flow करते हैं से- शादी की,
बिल्कुल ऐसा ही है सर। बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, सीधा लटकना, उल्टा लटकना, हर किस्म की आपको पैंतरे आजमाने पड़ते हैं। बट बट है हमारी इंडस्ट्री में, डू यू थिंक देयर इज अ प्रेशर ऑफ लुकिंग गुड, परफेक्ट, अपने क्या कहते हैं, आपके बाल ठीक हो, आपकी फिजिक बहुत अच्छी हो, सही पोस्चर हो? मैम देखिए, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे लास्ट 2-3 प्रोजेक्ट्स जब हम काम कर रहे होते हैं तो जो डायरेक्टर्स हैं एंड मी, वी आर जस्ट फोकस्ड ऑन द वर्क, बट घर से मुझे एक्चुअली बहुत सुनने को मिलता है, स्पेशली माई मदर और माई पीपल आर वेरी क्लोज टू मी, तुम बहुत कमज़ोर हो गए हो, तुम ये हो गए हो, आई थिंक तुम्हें ये करना चाहिए। बट आई थिंक पीपल फ्रॉम आवर इंडस्ट्री एंड आवर डायरेक्टर्स, दे आर मोर फोकस्ड ऑन द क्राफ्ट, द वर्क, if we're delivering what they want, so चलता रहता है। अच्छा, मुझे ज्यादा वेट हो जाए तो वो भी ठीक नहीं, नहीं वो है, भी कम हो बिल्कुल जाए ठीक तो नहीं, वो और ज्यादा अगर ही एक लगता है। एक ऐसा रोल ऑफर हो कि जिसमें 20 kg 25 kg वेट गेन करना इसने लूज तो किया है मेरा ख्याल, एक तो प्रोजेक्ट कर लोगे के लिए। वो या फिर नहीं, ये रिस्क नहीं लेना? है ना? मेरे लिए गेन करना बहुत मुश्किल है, लूज करना है इट्स फाइन। एंड यू लॉस्ट आल्सो, आई थिंक कहीं तुमने जी? 15 kg, कभी तुमने कोई वेट लूज भी किया किसी प्रोजेक्ट के लिए? इसके लिए सबसे ज्यादा किए अभी जो मंटो में था मैं, व्हेन आई वाज प्लेइंग समवन बिगर देन माय एज, तो उसके लिए मैंने 5-6 किलो अपना बढ़ाया हुआ था। बढ़ाया था ना, हाँ, वो जी, उसमें जी, तो जी। मुझे बड़े प्यारे लगे, इतने प्यारा भाई, और उसका मरना नहीं बनता था भाई। थैंक यू सो मच। वैसे भी प्यारा है यार। अच्छा, तुम्हें तमाशा की ऑफर हुई है? मुझे लग रहा है शायद हुई थी। जी कुछ बात थी, बट आई एम जस्ट फोकस्ड ऑन माई पैशन इज कम्प्लीटली एक्टिंग एंड अल्लाह का शुक्र है उसमें अब काम मिल रहा है, अच्छा काम मिल रहा है, सो ऑल माय फोकस इज है, तो अगर नॉट अभी- टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम तमाशा। आई मीन लेकिन अगर जो अभी क्लिप्स तुम देख रहे हो, उसको देखने के बाद तुमने शुक्र अदा किया कि तुमने तमाशा में नहीं थे, या तुमने कहा नहीं यार मुझे भी आना चाहिए था? सच सच आई बताओ। मीन टू ईच देयर ओन, हर बंदे का अपना टेस्ट है। मुझे बस ऑब्वियसली अपना एक ये जोन पसंद है एंड आई एम लविंग, आई एम जस्ट लविंग। वैसे इसमें नहीं होता नहीं क्या नहीं, है? जवाब दो भाई, जवाब दो, अच्छा। आर यू ग्लैड नॉट टू बी पार्ट ऑफ तमाशा, या यू आर रिग्रेटिंग इट? I think I am just glad to be where I am right now and जहाँ मैं हूँ, जो मेरी टीम है, जहाँ मुझे ये opportunity मिली to come as a romantic lead and it took me a while to reach where I am and now people like you are, you know, noticing. अच्छा, हम में से and पता है बहुत से लोग ये समझते हैं कि तमाशा जैसे जो शोज होते हैं उसमें वो लोग आते हैं जो शायद अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे होते हैं और उनको एक, जो इंडिया की चले बात करें, तमाशा छोड़ दिया, तो उनको एक बूस्ट चाहिए होता है। तुम क्या समझते हो, वाकई ऐसा है? आई थिंक देखिए आप लोग बेहतर जानते हैं, बट व्हाट आई थिंक इसके शुरू में अगर आपको किसी किस्म की भी यू नो कवरेज मिल रही है एंड समहाउ यू कैन शोकेस योर टैलेंट थ्रू तमाशा, थ्रू शॉर्ट फिल्म्स, थ्रू इवन मेकिंग समथिंग ऑन योर फोन। अब तो यूट्यूब का जमाना है, यू कैन पुट एनीथिंग ऑन द इंटरनेट टू यू नो शोकेस योर टैलेंट, के एनीवन, पीपल इन you know the higher offices, the producers, if they can just notice you, तो I think कोई तरीका भी आप आजमा लें, whichever suits you, your strengths, your weaknesses. अच्छा शाम, अपनी जर्नी भी बताओ शोबिज में, हाउ डिड इट हैपन? खुद इंटरेस्टेड थे या किसी ने डिस्कवर किया अचानक? मैम एक्चुअली आई एम फ्रॉम लाहौर एंड मुझे शुरू में आना था कराची, तो बट माई फैमिली वे फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, दे वर लाइक कि नहीं आपको पहले जाके अपनी एक कन्वेंशनल डिग्री करनी होगी। सो आई वेंट टू वॉरिक बिजनेस स्कूल। मैं फास्ट पेस पे जाता हूँ बिकॉज ऑब्वियसली आप लोग के पास टाइम भी कम होगा। सो आई कंप्लीटेड माई यूनिवर्सिटी इन वॉरिक, आई केम बैक टू लाहौर एंड आई डिसाइडेड टू पैक माई बैग्स एंड आई केम टू कराची। तो वहाँ से मूवी कर लिया तुमने, मतलब मूवी जी, कर मैंने लिया move और कर लिया। इस फील्ड के लिए किया कि जाके जी, ट्राई बिल्कुल। करना है? जी जी तो जी बड़ा बिल्कुल, बोल्ड मूव है बिल्कुल। भाई शाम, ये तो बहुत बोल्ड मूव है भाई। लेकिन मैम टू बी ऑनेस्ट, I'll be very honest, I had my uncle's flat, मेरे पास खाना पीना सिक्योरिटी, मतलब कि आई नो पीपल जो असल में स्ट्रगल करें। फॉर मी इट वाजंट अ स्ट्रगल इन द सेंस के आई वाज लिविंग वेरी कंफर्टेबली एंड परस्यूइंग समथिंग व्हिच आई लव्ड। सो मैं यही पूछने वाला था शाम के, इतना तुमने स्टेक पे लगा दिया तो इसका मतलब नहीं तुम्हारे पास पीछे इतना था कि यार जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक के व्हाट आई रियलाइज्ड इज के आई एम श्योर मुझसे लाख गुना ज्यादा टैलेंटेड लोग शायद यू नो इसीलिए दे कांट सरवाइव, क्योंकि शुरू में ऑब्वियसली आपको इट्स नॉट फाइनेंशियली वायबल। हाँ, जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। शाम मुझे बिल्कुल, बताओ, ठीक है बिल्कुल। तुम लड़का लाहौर से आ गया कराची, ठीक है ना, अभी काम नहीं उसके पास, फिर काम कैसे मिला?
देखिए मैम, हमारा यहाँ कोई प्लेटफॉर्म तो है नहीं जहाँ से पता चलता था कि यहाँ ऑडिशन दो, यहाँ ऑडिशन दो। आई गेव 100+ ऑडिशंस, उसमें से 2-3 काम मिले, कुछ एड्स किए, एंड देन इट वाज मिस्टर असद कुरैशी जिन्होंने मुझे पहले, जो 7 स्काई से, ही गेव मी अ पार्ट इन अ टेलीफिल्म। तो वहाँ से जर्नी टेलीफिल्म से स्टार्ट होते 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 आई रीच्ड अ पॉइंट वेयर आई मेट मिस्टर नदीम बेग रैंडमली एट सम पॉइंट सोशली। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस बुलाया, एंड बिफोर आई कुड इवन गैदर व्हाट वाज हैपनिंग, ही गेव मी अ पार्ट इन मैं मंटो नहीं। एंड जब मैंने वो मैं मंटो, उस पर काम मेरा 10-12 दिन का था, बट ऑडियंस की तरफ से काफ़ी प्यार मिला, स्पेशली व्हेन द कैरेक्टर sacrifices his life for his brother. तो उसके बाद then a lot of offers start pouring in, and alhamdulillah right now I'm doing a romantic lead इसमें जियो के साथ, and I'm also doing a lead with ARY जिसमें I'm playing a villain. अच्छा, लेकिन एक और चीज, अब एक तो ऑडिशन के अलावा मुझे बताओ, ये सोशलाइज करना जरूरी है? मतलब गेट टुगेदर्स में जाते थे, कहीं पता चला कि यार चलो पहुंच गए यार, चले जाते हैं ना, हम भी चले जाते हैं जी। शुरू में लिफ्टिंग कराई जा रही। सोशल मीडिया पे अपने आप को बड़ा एक्टिव रखना, क्या करना पड़ता है जरा? मैम आई थिंक सोशल मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम वेरी बैड एट इट। आप लोग अगर मेरा पेज भी देखें, मुझे तो हर वक्त डांट पड़ती रहती है क्योंकि मुझसे होता नहीं है। बिल्कुल पढ़नी चाहिए, रोज पढ़ती है। एंड बट सोशली मुझे ये था कि आई वाज गिविंग ऑडिशंस, एंड जहाँ भी मैं सोशली अगर कहीं लोग मिल रहे हैं, कोई डिनर्स हैं, गेट टुगेदर्स हैं, आई वुड गो देयर और एंड आई वुड जस्ट कॉन्फिडेंटली गो एंड यू नो chat to the person. I never knew Nadeem Beg, he was standing right in front of me, and मुझे था कि आज अगर ये मुझे मौका मिला है तो I don't want to regret later on कि मैं गया नहीं और मैंने बात नहीं की। नहीं तो खुद सलाम करते थे जाके, क्योंकि देखे ना हेजिटेशन बहुत से लोग, अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं, ठीक ठाक, ये होता है। Absolutely उनको कहता था I'm not going to take much of your time, obviously we're at a get together, आप भी काम की बात नहीं करना चाहते, but I would just love to come and meet you at your office whenever it's convenient for you. So he gave me a time कि आप 15-16 दिन बाद आए, जो कि मुझे लगा कि यार ये तो एक पोलाइट वे ऑफ टेलिंग यू के यू नो अभी मतलब के साइड पे करने के लिए। बट मैंने जब 15 दिन बाद उनको कॉल की, सो ही एक्चुअली कॉल्ड मी टू हिज ऑफिस, एंड उसके एक हफ्ते बाद आई वाज ऑन द सेट ऑफ मैं मंटो नहीं हूँ। सो दैट वाज जस्ट लाइक मतलब कि तुम तो मुझसे ड्रीम कम ट्रू। तो पहचाने नहीं जा रहे, तुम देखो स्पेनिश फिल्म के हीरो लग रहे हो, मतलब माशाल्लाह इतने प्यारे। और वैसे हमारे ना एंटोनियो बंडेरास फैक्ट है, एंटोनियो and you know you look different than other actors. हमारे बहुत सारे एक्टर्स की ना एक जैसी शक्लें होगी हैं, लाइट सी वो एक बियर्ड होती है सबकी, और एक वो लुक है, और तुम्हारा ये क्लीन शेव लुक, हालांकि मंटो में तुम्हारी वैसी लुक थी, ये लुक है ना उसमें तो था, इसमें अब जो क्लीन शेव मैं बड़े कम देखती हूँ, सिर्फ दानियल जफरी बेचारा मेरे ख्याल है वो इतना प्यारा लगता है। एंड यू सो ये किसी प्रोजेक्ट के लिए लुक है, या मुझे तो लगता है कि अगर क्लीन शेव होंगे तो फाइन हो जाएगा, हैं? बुनीतो प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, उसमें क्या अब्बा भी वैसे लग रहे हैं, 3 बेटे वो भी जैसे हैं जी, चाचा मामू आए वो भी वही, आप बताएं कि कोई डिफरेंट नहीं? इवन बॉडी लैंग्वेज भी वही है, जैसे अब्बा चल के आ रहा है वैसे बेटा चल के आ रहा अकड़ के। तो ये तुमने कैसे चेंज किया? ये तो बहुत बोल्ड मूव था, ये क्लीन शेव लुक। जी बस ऐसे ही ये कुछ यही थॉट थी कि टू डू समथिंग डिफरेंट, एंड जिस तरह अगर आपने नोट कर लिया तो दैट मींस कि फिर ऑब्वियसली द इंडस्ट्री हैज नोटेड दिस के मुझे भी था कि हर चैनल आप स्विच करें, सो वी वर ऑल लुकिंग द सेम इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आई एम पुटिंग माई सेल्फ विद एवरीवन कि हम सब बिल्कुल एक जैसे लगना शुरू हो गए थे। अच्छा, हम लाहौर में कितने लड़कियों को इंतजार करता छोड़ के आया हो तुम? ये इसका फेवरेट सब्जेक्ट है सुहेब का। मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ कि मेरी शादी हो चुकी है टू वंडरफुल वुमन, माशाल्लाह शादी हो गई जी, एंड आई एम वेरी 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 हैप्पीली मैरिड। और कुछ ज्यादा भी बोल रहा हूँ क्योंकि जब वो शो देखेंगी तो वो खुश भी होंगी। कब हुई है? लगता है अभी हुई है, शादी नहीं है? जी इट्स बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितने, क्या 1.5 हफ्ता हुआ है? नहीं, it's been more than a couple of years, but we knew each other for a long time, तो childhood sweetheart। फील्ड से है या फिर कहाँ से? वो लाहौर में ही, लाहौर से? जी लाहौर से। we were in the same school, but obviously हम बहुत पहले से एक दूसरे को जानते थे, but मोहब्बत प्यार बाद में हुआ, but एक दूसरे को जानते बहुत पहले से थे। तो अच्छा लोग ये नहीं कहते इनबॉक्स में कि शाम इतनी जल्दी क्या थी? हाँ, क्या थी इतनी जल्दी? मेरा दिल तोड़ दिया। मुझे बस ऐसे ही कुछ सुनने को मिलते मुझे था, लेकिन अच्छा हुआ कि मैं काम पे ज्यादा फोकस्ड हो गया। तुम्हें लड़कियों ने क्या कॉम्प्लीमेंट दिया सबसे? तुम्हारी स्माइल अच्छी है, क्या है सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट?
मतलब मुख्तलिफ मिलते हैं, खाली कॉम्प्लीमेंट्स भी नहीं मिलते, बड़ा बुरा भला सुनने को भी मिलता है, बट इट्स मिक्स्ड। तो कॉम्प्लीमेंट को ज्यादा सर पे नहीं लेता, बुराई को ज्यादा दिल पे नहीं लेता, चलता रहता है। अच्छा, कहते क्या है आपको देख के, क्योंकि योर लुक इज काइंड ऑफ डिफरेंट, तो क्या कॉम्प्लीमेंट्स इनबॉक्स में आते हैं कि यार आप थोड़ा सा कोरियन है नहीं तो माशाल्लाह। नहीं, कुछ ऐसा ही ये भी सुनने को मिला है, कोरियन भी सुनने को मिला है, इस तरह यूथफुल एंड बस ज्यादातर मैं यही चाहता हूँ कि काम की तारीफ हो जाए। ये तो आज है, ये कल नहीं होंगी लुक्स। सो अच्छा, अब ये जो रोमांटिक हीरो की कैटेगरी में अब आप बड़े एस्टैब्लिश हो रहे हैं, जी हाँ, तो ये जो बेगम है, इसको नहीं थोड़ा बुरा लगता है कि यार ये तो अब तो थोड़ा सा छड़ा छाड़ी, थोड़ा सा कुर्बतें भी हो गई है ड्रामों में थोड़ा होता है ना कि हाथ भी, पहले हमारे जमाने में तो बिल्कुल नहीं था, एक बेड अगर मतलब बंधन में कि अगर बेड पे एक बैठा हुआ है हस्बैंड वाइफ, आप खड़े होंगे, तो ये अब तो थोड़ी जरा होगी फ्रैंकनेस, तो तुम्हारे ड्रामे में भी होता है और बेगम को बुरा लगता है या तुम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हो, कहते हैं कोई बात नहीं। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अनकंफर्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज वी आर एक्टर्स। बेगम जो है, शी इज वेरी 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 सिक्योर एज अ पर्सन, वेरी सिक्योर माशाल्लाह, एंड अम्मी छेड़ती रहती हैं उसको कि संभाल के रखो अपने हस्बैंड को, एज अ जोक। But no, my wife is very supportive of my work, and she was the one she pushed me to go into this romantic zone, and she wanted me to be. नहीं, कभी ऐसा कहा नहीं रोमांटिक सीन में कि जरा एक्सप्रेशन ज्यादा ही आ गए थे, कुछ लग रहा था कुछ असली मामला। ज्यादातर ये सुनने को मिलता है कि ये एक्सप्रेशन घर आके कहाँ चले जाते हैं। टीवी पे तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, घर आके आपका रोमांस खत्म हो जाता है और आप थके होते हैं। तो अब कोशिश करता हूँ कि घर आके भी इस रोमांटिक जोन में रहूँ। शाम, ये तो फिर कोई विटामिन्स वगैरह कुछ जो है ना, ये नहीं हो सकता कि कुछ डाइट में चेंजेस लाने पड़ेंगे। वैसे और बीवी का मसला है, तुम अकेले नहीं हो, यू आर नॉट द ओनली। नहीं, पता असल में क्या है, यू हैव टू, आई थिंक वो भी समझ जाएंगी, सुबह 10 से रात 11 बजे तक, और उसके बाद आपको नेक्स्ट डे भी जाना है, और ऐसा 6 दिन जाना है, गैप कोई नहीं है। तो अब वैसे अभी भी जैसे हम लगता है कि हम क्या कर रहे रात को 3 बजे तक शूट कर रहे थे, और फिर सुबह ये था आपका, सो एक्साइटेड। जी, रात को भी वर शूटिंग टिल लेट, बिकॉज़ वी वर ऑन एयर, तो अभी वो खत्म करना चाह रहे हैं प्रोजेक्ट को। बट आई वाज जस्ट एक्साइटेड, आई वांटेड टू बी ऑन दिस शो, आई वांटेड टू टॉक टू यू गाइस। तो यार पता, उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन मुझे कभी-कभार मिल जाती है। तुम क्या शेरो शायरी भी करते हो क्या शाम? मैंने शेरो शायरी नहीं, बज्जो एक रोल था, मैंने मजहर मोइन के साथ किया था। इट वाज डार्क कॉमेडी, तो उसके लिए एक कैरेक्टर के लिए हमने कॉमिक शेरो शायरी रखी थी, नॉट डीप, बट वो एक फ्लर्ट टाइप था, वो लोफर टाइप गली मोहल्ले का लड़का था। तो वो चलते फिरते हर लड़की को रोक के करता था। अब मुझे याद नहीं है वो, बस। अच्छा, पहले ही कह दिया तुमने, याद नहीं है? वरना मैंने सुना था। उसकी लुक कैसी थी शाम की वो, क्योंकि मैंने वो देखा नहीं ड्रामा, कैसी लुक थी उसमें? मेरे बाल, माय हेयर इज वेरी कर्ली, उसमें बाल मेरे सारे यूं थे, मैंने चेन्स पहनी नहीं थी, और बिल्कुल एक लोफर किस्म का। आई डोंट थिंक कि आप इस वक्त जिस तरह मुझे देखें, you will be able to recognize me. कहीं से लोफर नहीं, I can't recognize myself when I look at that character. लेकिन मजहर मोइन तो कुछ भी बना देते हैं भाई, इतने कमाल डायरेक्टर हैं। अच्छा, मुझे बताओ किससे इम्प्रेस हो, किसकी प्रोफेशनल जर्नी से इम्प्रेस हो इन द एक्टर्स, और चाहोगे कि वहाँ पहुँचना चाहो, और उनके ड्रामे भी देखते हो आजकल? I think एक्टिंग में देखिए उनकी जर्नी भी है। मुझे एक्टिंग में स्पेशली फ्रॉम द फीमेल साइड, मुझे सबा कमर की एक्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। आई मीन द वे शी इज़ वेरी कंपोज्ड, एंड यू नो स्पेशली शी कैन स्पीक अ लॉट थ्रू हर आइज। आई लव हर एक्टिंग, आई लव नुमान एजाज। आई थिंक ही इज अ फिनोमेना पाकिस्तान। थोड़ा सा जरा उधर आओ, जरा अपने सेफेस्ट है जो तुमने नाम लिया ना, सेफेस्ट नाम लिया। और जरा अपने थोड़ा एज के थोड़ा सा आसपास। मेरी एज में आई थिंक आई लव बिलाल अब्बास। माय फैमिली हम सब बिग फैंस ऑफ बिलाल अब्बास। आई थिंक वो जब भी आते हैं एंड वो छा जाते हैं। दानिश नाराज हो जाएगा, दानिश नहीं, एंड किंग दानिश एंड किंग फिरोज, प्लीज। दानिश, फिरोज, ऑल ऑफ देम। फिरोज को आई मीन इन लोगों को जब पर्सनली भी मिला हूं, these people are full of you know encouragement. ये लोग सारे बहुत सिक्योर लोग हैं। ये लोग रियल लाइफ में भी you know इतने पॉजिटिव और इतने अच्छे हैं कि आई थिंक वो पे स्क्रीन के ऊपर भी ट्रांसलेट होता है। सो ऑल ऑफ देम, फिरोज, दानिश, वहाज, बट ऑब्वियसली एक दिल की पसंद होती है। आई मीन दे ऑल फैंटास्टिक। अच्छा, फ्रेंडशिप भी है, किसी से मिलना जुलना, दिल की बात करना, मशवरा करना, किससे बातचीत है?
कम एक्टर्स में मेरी इतनी कोई कुछ पुराने दोस्त हैं जो इंडस्ट्री में आने से पहले के थे। साद कुरैशी एक हैं, उनसे मेरी इंडस्ट्री से पहले की दोस्ती है, फेरोज कादरी। बट बाकी इट्स जस्ट सोशली बस अच्छी सलाम दुआ क्यों है। नहीं एक्टर से यार? ये सवाल हम जब भी करते हैं ना तो Actresses एक्टर्स ये का कहते तो हैं कि नहीं वैसे- मेरा हाँ। एक्टर्स से कोई हमारा एक्ट्रेसेस तो शुरू से बदनाम है कि ये दोस्तियां नहीं होती, लड़कों में तो होती होगी नहीं? नहीं होती है बिल्कुल नादिया जी, लेकिन अब आप देखें इस वक्त 15 घंटे काम करते हैं, आते हैं, इसमें तो बीवी से दोस्ती करना मुश्किल हुआ है। लिटरली आता हूँ, आधा घंटा बस खाना खाते हुए बात होती है, देन आई गो टू स्लीप, सुबह उठ के जिम, बैक टू सेट। तो आई थिंक एवरीवन इज जस्ट सो बिजी इन देयर बेगम ओन से दोस्ती नहीं करते, बेगम का हुक्म मानते हैं। सर बिल्कुल क्या बात, बिल्कुल, मुझे मेरी शादी क्या को जरा बात? 7-8-9 साल हो गए तो मैं तुम्हें मशवरा दे सकता हूँ। बिल्कुल बेगम का बिल्कुल, हुक्म बिल्कुल, मानते क्या हैं। बात किया 7-8 साल में ये बराबरी का कोई मुझे बताएं, concept नहीं है एक शहर में आप बेगम कितना के रहे जहन हैं? में। हेलो, एक शहर में आप कितना रहे हैं 7-8 साल में? बेगम के जहन में घंटे बता दें। बराबरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये भूल जाओ ये बात। सर आपने क्या बात कर दी है ये तो, बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली, हर हुक्म सर आंखों पे सर, हर बहुत बहुत झूठा आदमी है, मैं तो बता रही हूँ, उसकी कोई बात पे यकीन न करना। निशान मुझे बताओ, आपकी जो बेगम है वो इधर ही है कराची में या लाहौर जी में? शी इज इन वो अभी कराची में, बट शी कम्स बैक एंड फोर्थ बिकॉज ऑब्वियसली शी इज कंप्लीटली सेटल्ड इन लाहौर। हमारा घर भी उधर है, तो मेरा भी होता है कि जब भी मुझे कुछ टाइम मिलता है आई गो बैक। अच्छा मुझे ये बताओ, मुझे नहीं पता था तुम्हारी शादी का, हमें नहीं पता था, तो फैंस को भी नहीं पता होगा। तो ये फैंस का ये भी होता है ना कि बहुत जज्बाती हो जाते हैं, मोहब्बत भी हो जाती है, कुछ लोग स्टॉक भी करने लग जाते हैं, कुछ ऐसे फैंस से वास्ता पड़ा और फिर जब सामने इन पर्सन भी कुछ आपको कुछ अजीब इंटरेक्शन लगाओ, ये व्हाट इज दिस? उस तरह अच्छा ही मिला है, लेकिन कुछ कभी कभार जैसे जब मैं नेगेटिव प्ले कर रहा था तो तब मुझे थोड़ा रियलाइज हुआ कि बड़े बड़े गुस्से में आके लोग बात करना शुरू हो जाते थे। कि फॉर एग्जांपल एक दिन मैं एक एग्जांपल मेरे दिमाग में आता है, मैं एक डेंटिस्ट पे था एंड मैं सीधा जिम से आया था, मेरी हालत भी बहुत बुरी थी। तो एक आंटी मेरे पास आई एंड शी स्टार्टेड लाइक येलिंग एट मी कि आपको शर्म आनी चाहिए, आप लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, आप किस किस्म के घटिया इंसान हैं। तो आई वाज टेकन अबैक, बट लेटर आई रियलाइज कि चले मेरा कैरेक्टर शायद उनको इतना अफेक्ट कर गया कि वो उसको तुमसे बात करना चाह रही थी, नहीं, वो तो लेकिन, बात करने का बहाना यार, था मतलब बस। एक तुम आए भी public- जिम से थे, पब्लिक गुड लुक्स भी प्लेस तुम्हारे पे अच्छे हैं, थोड़ा सा वो तुमसे बात करना चाह रही थी। चलेगा, मैं ये बता अच्छा रहा हूँ। तरीके से तो बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। मेरा हो ख्याल है सकता आंटी लेकिन ना I think अपना टीवी ऑफ करना भूल गई, उनका टीवी ऑन ही रहा। पर लोग जरा सीरियसली लेते हैं, लेकिन अच्छी बात भी है। आई थिंक मे बी शायद हमारे काम की ये एक सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस है कि वी कैन यू नो बट पता है समटाइम्स ये ड्रामाज इतना एक असर किसी पे छोड़ देते हैं, हर तरह के लोगों की मेंटल कंडीशन। हमारी एक जानने वाली, उनकी सास उनसे रोज लड़ती हैं, उनको लगता है कि जो एपिसोड देखा है ना ये यही कर रही है, तो मुझे जहर दे रही हो, क्योंकि पिछली किस्त में ड्रामे की जहर दे रही होती है बहू, ऐसे या ही, तुम मुझे बिल्कुल ऐसे कर रही हो, और सीरियस लड़ाइयाँ होती हैं। ऐसे ही She starts believing कि इस उनकी दौर बहू में भी वही भी कर चले, रही है। पहले वो पीटीवी के दौर में समझ आती थी बात। यार मुझे बताओ, वर्क प्लेस पे कैसा माहौल बनाना चाहते हो? अब यंगस्टर्स ही है ना, उन्हें ही देखना है, तो कैसा माहौल हो? बड़ा हंसी मजाक हो, बड़े छोटे की तमीज तो होनी चाहिए, लेकिन Absolutely. मजाक भी होता है एक दूसरे से। तुम कैसा चाहते हो माहौल होना चाहिए सेट पे? अब टू बी ऑनेस्ट मैं थोड़ा सबके साथ एक अच्छे मूड में रहता हूँ। ये एक्टर्स के साथ भी एक अच्छा हंसी मजाक चलता है। सारे हमारे जो सेट बॉयज हैं, ऑल द लाइटिंग पीपल, मैं सबके साथ एक पर्सनल इक्वेशन रखता हूँ एंड वी ऑल लाइक वन बिग फैमिली ऑन सेट। बट ऑब्वियसली एक तमीज़ के दायरे में रह के अगर आप किसी औरत से बात कर रहे हैं, अगर आपके सीनियर्स आए होते हैं, तो ऑब्वियसली हंसी मजाक करते हैं, बट Respect है। डू नॉट क्रॉस द बाउंड्री। तो ये मोहम्मद अहमद वाला जो हुआ, ये बाउंड्री क्रॉस हुई, तुम समझते हो ना? मैंने उसको टू बी ऑनेस्ट इतना फॉलो नहीं किया, बट आई थिंक कि कहीं भी अगर कोई सीनियर एक्टर है और कोई रिस्पेक्टेड हमारे यू नो एक्टर हैं और अगर उनको कोई चीज़ लेकिन अच्छा, फिर इसमें ना दो जाविये, सिर्फ अपना बताओ कि इफ समथिंग हैपेंस विद यू, वुड यू ब्रिंग इट ऑन सोशल मीडिया, या आप अपने उस कोलीग से खुद बात करेंगे, या डायरेक्टर से बात करेंगे, या आप सोशल मीडिया पे बताएंगे? व्हाट वुड यू? आई मीन अगर खुदा ना खास्ता मुझसे कोई गलती होएगी तो आई वुड डेफिनेटली इफ आई नो नहीं, किसी ने आपसे अगर कोई कहते हैं ना कि जरा ज्यादा मजाक हो गया या कुछ, तो आप उससे वहीं बात करोगे, डायरेक्टर को बताओगे, या सोशल मीडिया पे आप उसका जिक्र करोगे? आई थिंक आई मीन
इट्स अ पर्सनल चॉइस एंड What will be your choice? बिल्कुल, तो आई वुड लाइक कि मैं उस बात को वहीं यू नो रफा दफा कर दें। आई एम लाइक दैट इन पर्सनल लाइफ एज वेल कि अगर किसी को मुझसे होता है तो फैमिली तक भी बात ना पहुंचे ज़्यादा बात, क्योंकि फिर एट द एंड ऑफ द डे मैंने देखा है कि वो दोनों की जो है ना बदनामी होना शुरू हो जाती है। यानी स्कोर सेटल करते हो तुम या नहीं? नहीं माफ कर ये देते हो? बात कर देते हैं क्या? नहीं, बात करके खत्म कर देता हूँ। बस मुझे ये होता है, आई एम सो ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे ही इज लेटिंग मी डू व्हाट आई लव। मैं अपने ड्रीम, आई एम एक्चुअली लिविंग माय ड्रीम राइट नाउ। शाम, तुम्हारा चेहरे पे इतनी मासूमियत है ना कि कोई गुस्से में भी आएगा ना तो कहेगा शाम यार छोड़ो कुछ नहीं, शाम आई लव यू। कुछ नहीं। खानदान में ऐसे बच जाता हूँ अपने खानों और बीवियों को वाकई ऐसे इतनी कि- प्यारी मासूमियत है ना, हाँ। माशाल्लाह। बेटा बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाबी दे, शोहरत दे और बेगम के साथ नहीं, अच्छी भाभी लाइफ को यही गुजारो। तो इसने सामने शक्ल दिखा के ये कन्विंस किया और मोहब्बत अरे भाभी पूरे के दिल में हुई। व्यूअर्स को हाँ। माशाल्लाह, और एक्चुअली बहुत इसकी